चार पार्वती संप्रदाय अत्यंत विशाल था। यहाँ शिष्यों के कमरे एक विशाल क्षेत्र को कवर करता था। ये क्षेत्र एक छोटे से शहर जितना बड़ा था। जल्द ही दक्ष और गौरव उस स्थान पर पहुंच गए जहां वो सरोजा से मिलने वाले थे। जब वो दोनों वहां पर पहुंचे तब उन्होंने देखा कि इस समय सरोजा के सामने एक जवान लड़का खड़ा हुआ था, जो कि बुरी नजरों से सरोजा की तरफ देख रहा था और उससे कुछ बातें कर रहा था। इस समय सरोजा का चेहरा पीला पड़ गया था और वो चिंतित दिख रही थी। यह देखकर दक्ष और गौरव तेज गति से सरोजा के पास चले गए। सरोजा के पास पहुंचकर दक्ष ने कहा, सरोजा, क्या बात है? क्या हो रहा है यहाँ? जब उस लड़के ने दक्ष को वहां पर सरोजा के पास देखा तब उस युवा लड़के ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा, तुम कूड़े के टुकड़े, दफा हो जाओ यहां से। क्या तुम देख नहीं सकते कि मैं यहां सरोजा से बात कर रहा हूं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम दोनों के बीच में आकर ऐसे बोलने की? वो युवा लड़का दक्ष को पहले से ही जानता था और जब भी दूसरे लोगों उसे धमकाते थे तो वो उसमें शामिल हो जाता था और उनके साथ दक्ष को धमकाने लगता था। दूसरी तरफ जब सरोजा ने दक्ष को अपने पास देखा तो उसके चेहरे से चिंता गायब हो गई और फिर उसने मुस्कुराते हुए दक्ष की ओर देखते हुए कहा, दक्ष, आखिरकार तुम यहां पर आ गए। यह कहते हुए सरोज ने उस लड़के को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। सरोजा की बात सुनकर दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या हम अब चल सकते हैं? यह कहते हुए दक्ष ने उस युवा लड़के को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। इधर दक्ष की बात सुनकर सरोजा ने हाँ में अपना सिर हिलाया और फिर गौरव, सरोजा और दक्ष ने उस लड़के की ओर देखा भी नहीं और वो सभी वहां से चले गए। उन तीनों को ऐसे जाते हुए देखकर वो युवा शिष्य आवाक रह गया और फिर उसने तुरंत सरोजा को रोकने का प्रयास करते हुए उसकी आस्तीन को पकड़ते हुए कहा, रुको, रुको गौरव, सरोज, रुक जाओ। जब दक्ष ने उस शिष्य को सरोजा की आस्तीन पकड़ते हुए देखा तब उसने कहा, भाड़ में जाओ, क्या तुम नहीं देख सकते कि हमें कुछ काम है? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें हमारे बीच बोलने का कोई अधिकार है? यह कहते ही दक्ष ने उस युवा शिष्य के हाथों को पकड़कर उसे दूर धकेल दिया। जब दक्ष ने उस युवा शिष्य के हाथ को दूर धकेला तब दक्ष की हथेली से शक्तिशाली तरंगे सीधे उस शिष्य की ओर चली गई, जिससे इस क्रिया में निहित शक्ति के कारण वो लड़का, जो कि साधारण ऊर्जा के 7वें स्तर पर था, कई मीटर दूर जा गिरा और तुरंत उसके मुंह से ताजा खून निकलने लगा। इससे वो शिष्य आश्चर्यचकित हो गया और हांफते हुए दक्ष की ओर देखने लगा। दूसरी तरफ उस शिष्य को दूर फेंकने के बाद गौरव, दक्ष और सरोजा उसे नजरअंदाज करते हुए आगे की ओर बढ़ गए। उन तीनों को जाते हुए देखकर उस शिष्य ने अपने दांत पिसते हुए गुस्से से कहा, भाड़ में जाओ तुम कूड़े के टुकड़े। वो शिष्य इस समय बहुत हैरान था। इस समय उस शिष्य के दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि वो कूड़े का टुकड़ा दक्ष कब से इतना शक्तिशाली हो गया है। इधर रास्ते में चलते हुए गौरव ने सरोजा से पूछा, सरोजा, वो शिष्य बहुत उतालेपन से कम कर रहा था, आखिर वो कौन है? गौरव की ये बात सुनते ही सरोजा का चेहरा तनावग्रस्त हो गया और उसने दक्ष और गौरव की ओर देखते हुए कहा, वो कह रहा था कि उसने ब्लैक विंड माउंटेन में करणप्रीत का सिर कटा शरीर देखा था और ये स्पष्ट था कि उसका सिर तलवार तकनीक से काटा गया था। करणप्रीत के बड़ा भाई अमनप्रीत इस समय उन लोगों की तलाश कर रहा है जो कि ब्लैक विंड माउंटेन में करणप्रीत के साथ गए थे। इसी जानकारी के साथ वो मुझे धमकी देने आया था। सरोजा की ये बात सुनकर गौरव स्तब्ध रह गया। अब उसे समझ में आ गया कि सरोजा के चेहरे का रंग इतना उड़ा हुआ क्यों था। दूसरी तरफ सरोजा की बात सुनने के बाद भी दक्ष ने शांत रहते हुए कहा, अगर वो आता है तो उसे आने दो, किस्मत को अपना काम करने दो और इन छोटी मोटी समस्याओं के बारे में चिंता मत करो। दक्ष की बात से सहमत होते हुए गौरव ने कहा, अमनप्रीत चार पार्वती संप्रदाय का कुलीन शिष्य नहीं है। वो संप्रदाय के क्षेत्र में हम पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा। अनावश्यक संघर्षों से बचने के लिए हमें बस स्टार्मी गार्ज में थोड़ा अधिक सावधान रहना होगा। इससे हम अनावश्यक परेशानियों से बच जाएंगे। गौरव की ये बात सुनकर सरोजा ने अपना सिर हिलाया और फिर वो तीनों स्टार्मी गार्ज की ओर बढ़ गए। उन तीनों के समूह को स्टार्मी गार्ज तक पहुंचने में अधिक समय नहीं लगा। दक्ष अपनी शक्ति को छिपा रहा था, लेकिन इसके बाद भी वो बहुत ही कम समय में स्टार्मी गार्ज तक पहुंच गया था, जिससे वो अपनी गति को देखकर हैरान रह गया। CH-24 गौरव का प्रतिद्वंद्वी। स्टार्मी गार्ज पहुंचने के बाद दक्ष,
गौरव और सरोजा ने चट्टान के अंदर ठोस मिट्टी से बना एक बड़ा सा युद्ध मंच और उसके आसपास दर्शकों के बैठने के लिए एक बहुत बड़ा दर्शक दीर्घा देखा। वो दर्शक दीर्घा बहुत बड़े क्षेत्र को घेरे हुए था। ऐसा लग रहा था जैसे कि साधारण लोग पर्याप्त जगह के साथ वहां बैठ सकते थे और बीच में स्थित युद्ध के मैदान में योद्धाओं को लड़ते हुए देखा जा सकता था। हालांकि ये मिट्टी से बना था, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं था कि ये बहुत मजबूत था। ऐसा लग रहा था जैसे कि तेज और प्रचंड तूफान भी इस क्षेत्र को कोई नुकसान नहीं पहुंच पाएगा। जब दक्ष, गौरव और सरोजा उस क्षेत्र को देख ही रहे थे, तभी वहां पर एक आकृति उभरी। ये एक व्यक्ति था जिसने मास्क पहन रखा था। जैसे ही वो व्यक्ति वहां पर प्रकट हुआ, तब उस व्यक्ति ने कुछ फलों के लिए दक्ष और अन्य दो लोगों की ओर देखा और फिर अगले ही पल घबराहट के साथ वो अपनी पूरी गति से वहां से भाग गया, जिसे देखकर दक्ष, सरोजा और गौरव सभी स्तब्ध रह गए। लेकिन फिर अगले ही पल दक्ष और अन्य लोग समझ गए कि अभी क्या हुआ था। उन सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर वो सभी मुस्कुराने लगे। स्टार्मी गार्ज में लोग कमजोर नहीं थे और सभी कम से कम साधारण ऊर्जा के 7वें या 8वें स्तर पर पहुंच गए थे। कुछ योद्धा इससे भी ऊंचे स्तर पर पहुंच गए थे। इस घाटी में हजारों शिष्यों द्वारा कई अलग अलग कौशलों का अभ्यास किया जाता था और पहले से ना देखे गए कौशलों का मिलना आम बात होगी। इन परिस्थितियों में अचानक सामने आए 3 लोगों के समूह का सामना करने पर कौन सा योद्धा घबराए बिना रह सकता है। उस शिष्य ने सोचा होगा कि ये 3 लोग अकेले उसके प्रति क्रूर इरादे से आए होंगे। स्टार्मी गार्ज में इस तरह की चीज बहुत ही साधारण होती थी। इसके बाद दक्ष ने कहा, लगता है कि हमें अलग हो जाना चाहिए, अन्यथा हम कई लोगों को डरा देंगे। यह कहने के बाद दक्ष मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गया। गौरव के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात इस घाटी में युद्ध अनुभव प्राप्त करना था। दक्ष को बस वही रुककर ये सुनिश्चित करना था कि गौरव के ऊपर कोई अप्रत्याशित खतरा न आए। सरोजा दक्ष के साथ ही रही। वो साधारण ऊर्जा के सिर्फ 7वें स्तर पर थी और वो बहुत कमजोर थी, जिसकी वजह से उसे अकेला नहीं छोड़ा जा सकता था। साधारण ऊर्जा का 7वां स्तर स्टार्मी गार्ज में सबसे निचला स्तर था। यदि सरोजा को अकेले छोड़ दिया जाता, तो वो अन्य शिष्यों से लड़ने के लिए पर्याप्त नहीं होती और संभवतः उसे खतरों का सामना करना पड़ सकता था। दूसरी तरफ गौरव ने दक्ष के इरादे को समझ लिया था। यदि दक्ष लगातार उसकी रक्षा करता रहा, तो वो लड़ने और अनुभव हासिल करने में सक्षम कैसे हो सकता था। इस बिंदु से अब उसके लिए अपनी ताकत पर भरोसा करना ही सबसे महत्वपूर्ण होगा। जब गौरव दक्ष से अलग होकर स्टार्मी गार्ज में अकेला चल रहा था, तब कुछ समय बाद ही एक योद्धा उसके पास आ गया। वो योद्धा अपने चेहरे पर मास्क पहने हुए था, जिससे उसकी आंखों को ही देखा जा सकता था। उसकी आंखों में लड़ने का इरादा इस समय साफ दिखाई दे रहा था। इसके बाद गौरव को देखकर उस योद्धा ने बात करने में बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं किया और तुरंत अपनी शक्तिशाली ऊर्जा उत्सर्जित करते हुए अपनी मुट्ठी से गौरव के ऊपर हमला कर दिया। ये सब देखकर दूर से दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, गौरव बहुत बदकिस्मत है। गौरव शुरुआत में ही साधारण ऊर्जा के 9वें स्तर के एक योद्धा से टकरा गया। दूसरी तरफ गौरव ने पहले ही शक्तिशाली ऊर्जा से अपने प्रतिद्वंदी के स्तर को माप लिया था, जिसे वो अपनी मुट्ठी से उत्सर्जित कर रहा था। इस समय गौरव के पास ताकत में अंतर के बारे में चिंता करने का समय नहीं था, इसलिए उसने अपने पूरे शरीर की ऊर्जा को अपनी मुट्ठी में स्थानांतरित कर दिया और फिर जोर से और शक्तिशाली तरीके से चिल्लाते हुए एक ही झटके में अपनी सारी ताकत से उस योद्धा की मुट्ठी पर हमला कर दिया। अगले ही पल गौरव और उस योद्धा के हमले आपस में टकरा गए, जिससे गौरव को उस योद्धा के मुक्के की ताकत से प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा और वो कुछ मीटर पीछे की ओर चला गया, जबकि उसका प्रतिद्वंद्वी 1 इंच भी अपनी जगह से नहीं हिला। इस समय गौरव को ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो उसकी मुट्ठी किसी लोहे की दीवार से टकरा गई हो और एक ही हमले से ये स्पष्ट हो गया था कि गौरव और उस योद्धा में से कौन अधिक मजबूत था। जब गौरव के प्रतिबंध को गौरव की ताकत का एहसास हुआ, तब उसने उदासीन स्वर में कहा, साधारण ऊर्जा का 8वां स्तर। ये कहने के बाद उस योद्धा ने अपना सिर हिलाया और फिर उसने कहा, तुम बहुत कमजोर हो। मैंने सोचा था कि मैं कुछ अनुभव प्राप्त करने के लिए तुम्हारे साथ युद्ध कर सकता हूं, लेकिन ये बहुत निराशाजनक है। मैं तुमसे नहीं लड़ना चाहता, इसलिए मैं जा रहा हूं। तुमसे लड़ने से मेरा कोई फायदा नहीं होगा। यह कहने के बाद गौरव का प्रतिद्वंद्वी वहां से मुड़ा और जाने लगा।
इसके बाद उस योद्धा ने गौरव को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। कई योद्धाओं को क्रूर और निर्दय होने में खुशी और आनंद मिलता था। हालांकि जो योद्धा साधना के मार्ग के प्रति गंभीर थे, उन्हें बिना उकसावे के क्रोधित व्यवहार करने में कोई आनंद नहीं मिलता था। वो खुद को मजबूत करने की ओर अधिक ध्यान केंद्रित करते थे। उन शिष्यों को समान स्तर के विरोधियों से लड़ने में संतुष्टि मिलती थी और कुछ हद तक अपने से मजबूत विरोधियों से लड़ने में उन्हें अंतर्दृष्टि प्राप्त होती थी। ये उनके लिए वास्तव में खुद को चुनौती देने और आवश्यक अनुभवों को प्राप्त करने के साथ साथ अपनी क्षमता को सक्रिय करने का एक तरीका था। इधर उस योद्धा को जाते हुए देखकर अचानक गौरव ने चिल्लाते हुए कहा, रुको। गौरव आज पहली बार स्टार्मी गार्ज में आया था और वो इतनी जल्दी पराजित होना स्वीकार नहीं कर सकता था। उसने तुरंत अपनी मार्शल भावना को सक्रिय कर दिया, जिससे उसके पूरे शरीर पर एक पीली, बुरी रोशनी तैरने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो अपने पैरों के नीचे की धरती के साथ जुड़ गया हो और फिर अगले ही पल गौरव की शुद्ध ऊर्जा बढ़ने लगी। CH-25 अर्थ मार्शल स्पिरिट। गौरव में हुए परिवर्तन को देखकर गौरव के प्रतिद्वंद्वी ने दिलचस्पी दिखाते हुए कहा, अर्थ स्पिरिट। इसके बाद उसने आगे कहा, तुम्हारी मार्शल स्पिरिट बुरी नहीं है। चलो मुझे देखने दो कि तुम्हारी मार्शल स्पिरिट कितनी मजबूत है। क्या तुम मेरे 3 मजबूत मुक्कों को सहन कर पाओगे? अपनी बात खत्म करने के तुरंत बाद गौरव के प्रतिद्वंद्वी ने अपनी जगह से छलांग लगाई और तुरंत गौरव के सामने आ गया। गौरव के सामने आते ही गौरव के प्रतिद्वंद्वी ने तुरंत गौरव के ऊपर अपने मुक्के से प्रहार किया। बूम! इस समय गौरव के चारों जो पीले, भूरे रंग का प्रकाश चमक रहा था। अचानक उसने तेज रोशनी उत्सर्जित की, क्योंकि उसके चारों ओर हवा में धूल मिली हुई थी। प्रतिद्वंदी के मुक्के से गौरव को प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा और वो अपनी जगह से 5 कदम पीछे चला गया और उसके होठों के कोने से खून बहने लगा। इस प्रहार से घायल होने के बाद भी गौरव का आत्मविश्वास कम नहीं हुआ और उसने अपने होठों से खून पहुंचते हुए कहा, दोबारा आओ। गौरव की ये बात सुनकर उसके प्रतिद्वंद्वी के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और फिर वो गौरव की ओर बढ़ गया। दूसरी तरफ गौरव भी अपनी जगह पर दृढ़ता से खड़ा रहा। उसके अंदर उसका आत्मविश्वास और लड़ने का इरादा लगातार बढ़ रहा था। उसके शरीर के चारों ओर घूमने वाली पीले, भूरे रंग की रोशनी और अधिक से अधिक तेज चमकने लगी। ऐसा लग रहा था मानो वो धरती से ही अपनी पूरी ताकत को खींच रहा हो। इसके बाद अगले ही पल गौरव के प्रतिद्वंद्वी ने दोबारा गौरव के ऊपर मुक्का मारा। बूम! इस मुक्के से गौरव दोबारा 8 कदम पीछे चला गया। लेकिन इस बार गौर का प्रतिद्वंदी भी अपनी जगह से 2 कदम पीछे चला गया। ये देखकर गौरव का प्रतिबंध अचानक से मुस्कुराने लगा और फिर उसने कहा, बहुत खूब। इसके बाद गौरव के प्रतिद्वंद्वी की मुट्ठी अचानक चमकने लगी और फिर उसने गौरव को चेतावनी देते हुए कहा, सावधान, मैं तुम पर अपने सबसे शक्तिशाली कौशलों में से एक का उपयोग करने जा रहा हूं, इसलिए तुम्हें सावधान रहना होगा। अपने प्रतिद्वंद्वी की ये बात सुनकर गौरव ने गंभीरता से हाँ में अपना सिर हिलाया और फिर उसने कहा, ठीक है। यह कहने के बाद गौरव भी अपने प्रतिद्वंद्वी की ओर हमले के लिए बढ़ गया। उसके प्रत्येक कदम से ऐसा लग रहा था मानो जैसे कि धरती हिल रही हो। जब दूर खड़े दक्ष ने गौरव को देखा, तब उसने अचानक कहा, पृथ्वी से उधार ली गई ताकत का उपयोग अपने प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ करना। बहुत खूब। दक्ष ने ये कभी नहीं सोचा था कि गौरव अपनी मार्शल भावना का इतने अद्भुत तरीके से उपयोग करने में सक्षम होगा। अपनी मार्शल भावना की ताकत और पैरों के नीचे पृथ्वी से जुड़ाव के कारण गौरव की ताकत लगातार बढ़ती जा रही थी, जिससे दक्ष थोड़ा चकित रह गया। इसके बाद अगले ही पल गौरव और उसके प्रतिद्वंद्वी की मुट्ठियां आपस में टकरा गई और फिर बूम! उन दोनों के मुट्ठियों के टक्कर से एक तेज धमाके के साथ हवा में लहरें बनने लगी, जिससे आस पास धूल का बादल छा गया, जिससे ये देखना असंभव हो गया था कि वहां हो क्या रहा है। कुछ समय बाद जब धूल का बदला छंट गया, तब दक्ष और सरोजा ने देखा कि गौरव जमीन पर बैठा ध्यान कर रहा था और दूसरी तरफ गौरव का प्रतिद्वंद्वी जमीन पर गिरा हुआ था और उसके मुंह के कोने से खून बह रहा था। ये देखकर दक्ष और सरोजा चकित रह गए। इसके बाद गौरव के प्रतिद्वंद्वी ने जमीन से उठते हुए कहा, बहुत खूब, तुमने अपनी अर्थ स्पिरिट का अच्छी तरीके से उपयोग करना सीख लिया है। यह कहने के बाद गौरव के प्रतिद्वंद्वी ने अपने मुंह के कोने से अपना खून पहुंचा। उसे उम्मीद नहीं थी कि गौरव का ये आखिरी हमला इतना शक्तिशाली होगा। गौरव के इस आखिरी हमले से उसका प्रतिद्वंदी घायल हो गया था, लेकिन इससे उसे बहुत फायदा हुआ।
इस आखिरी हमले से उसे बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई थी। इसके बाद गौरव का प्रतिद्वंदी ज्यादा समय तक वहां पर नहीं रुका और तुरंत वहां से चला गया। उसे शिष्य को वहां से जाते हुए देखकर दक्ष ने कहा, बहुत दिलचस्प आदमी है। यह कहते हुए दक्ष गौरव के पास चला गया। सरोजा ने भी दक्ष का बारीकी से पीछा किया। गौरव के पास पहुंचकर सरोजा ने कहा, वो एक सम्मानित व्यक्ति है। इस समय सरोजा और दक्ष दोनों ने अपने मन में उस आदमी के प्रति सम्मान महसूस किया जिसके साथ अभी गौरव की लड़ाई हुई थी। गौरव के पास पहुंचकर दक्ष और सरोजा दोनों ने गौरव की ओर देखा। वो गौरव को देखकर ये समझ गए थे कि गौरव को इस लड़ाई में अपनी मार्शल स्पिरिट की और अधिक गहराई से समझ प्राप्त हुई है। उसने अपने साधन पथ के बारे में और भी अधिक जान लिया है। वो दोनों गौरव को परेशान नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो दोनों गौरव के बगल में जाकर बैठ गए और गौरव के साधना से जागने का इंतजार करने लगे। अभी हुए इस लड़ाई ने गौरव को प्रबुद्ध कर दिया था। अभी जो हुआ वो ज्ञानोदय का एक दुर्लभ पल था। ये सामान्य बात होगी कि गौरव अपनी अभी प्राप्त हुई अंतर्दृष्टि को समझने के बाद तुरंत अपनी ताकत को बिजली की गति से बढ़ाने में सक्षम हो गया। तो इस समय दक्ष और सरोजा दोनों ने गौरव की काफी प्रशंसा की। उन्हें स्टार्मी गार्ज में प्रवेश किए ज्यादा समय नहीं हुआ था और गौरव को अपनी पहली ही लड़ाई में इतनी अद्भुत अंतर्दृष्टि की प्राप्ति हुई थी जो उसकी क्षमता में वृद्धि कर सकता था। थोड़ी देर बाद अचानक गौरव के शरीर से ऊर्जा की तेज लहरें निकलने लगी जिससे सरोजा और दक्ष दोनों स्तब्ध रह गए और दोनों आश्चर्य से एक दूसरे की ओर देखने लगे। इस समय गौरव को देखते हुए दक्ष ने सोचा, ये ताकत इतनी शक्तिशाली और अनोखी है कि ये एक गहरी और दमनकारी एहसास देती है। क्या ये अंतर आत्मज्ञान की शक्ति है? यह सोचते हुए दक्ष गौरव की ओर ध्यान से और बड़ी दिलचस्पी के साथ देखने लगा। CH-26 वो योद्धा भी मेरे जैसा है। साधना का मार्ग बहुत गहरा और विशाल था और साधना के अंतर्गत अपनाने के लिए और भी कई अलग अलग मार्ग थे। दक्ष ने अभी साधना के मार्ग पर चलना शुरू किया था। वो ये कल्पना भी नहीं कर सकता था कि कुछ योद्धा कितने शक्तिशाली थे और वो जानता था कि ये शक्तिशाली योद्धा पहाड़ों को नष्ट कर सकते थे या अपने रास्ते में आने वाले पूरे शहरों को आसानी से कुचल सकते थे। ऐसा कहा जाता था कि योद्धा साधना मार्ग पर एक निश्चित स्तर तक पहुंचाने के बाद आकाश में उड़ सकता है और पृथ्वी की सबसे गहरी जगह में भी प्रवेश कर सकता है। इन योद्धाओं का जीवनकाल बहुत लंबा होगा और ये प्रकाश से भी तेज गति से चल सकते हैं। इन सभी चीजों के बारे में सोचकर दक्ष को ईर्ष्या होती थी क्योंकि उसने इन सभी का कभी अनुभव नहीं किया था। दक्ष हमेशा सोचता था कि क्या वो कभी आकाश में उड़ सकेगा और दुनिया की गहराई में प्रवेश कर सकेगा। जब दक्ष अपनी सोच में खोया हुआ था तभी दूर से कोई बहुत तेज गति से उनकी ओर आ रहा था। जब उसने गौरव को देखा जिसने अभी साधना के पथ पर एक बड़ा कदम हासिल किया था तो वो मजाक में हंसने लगा। इसके बाद उस योद्धा ने एक दबंग और तेज आवाज में कहा, उठो। यह आवाज इतनी शक्तिशाली थी कि इससे पूरा वातावरण कांपने लगा और दक्ष और सरोज इस आवाज को सुनकर चौंक गए। अगले ही पल अचानक गौरव के मुंह से कराह निकली और फिर अगले ही पल उसके मुंह से खून निकलने लगा और फिर गौरव जोर से सांस लेते हुए हांफने लगा। इसके बाद गौरव ने दूर खड़े आकृति को घूर कर देखा। इस समय उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। गौरव को लग रहा था कि वो अपनी नई ताकत की अवधारणा को बस समझने ही वाला है, लेकिन जब उसने आवाज सुनी तो इससे गौरव की सफलता बाधित हो गई। इसके अलावा उस दबंग आवाज ने उसके असहाय शरीर को इतना हिला दिया था कि वो खून उगलने लगा। इधर ये देखकर दक्ष की आंखें हत्या के इरादे से भर गई और उसने गुस्से से कहा, तुम्हें तो। यह कहने के बाद दक्ष क्षितिज की ओर उस योद्धा की आकृति को घूरने लगा। उस योद्धा ने जानबूझकर गौरव को संबोधित किया था और उसकी ज्ञान की सफलता को बाधित कर दिया था, जिससे गौरव के शरीर को नुकसान उठाना पड़ा। इसके बाद गौरव उस आकृति की ओर चला गया और फिर उसने गुस्से से कहा, तुमने मुझे क्यों रोका? इस पर उस योद्धा ने कहा, इसका कोई कारण नहीं है, मैंने सिर्फ इसे अपने मजे के लिए किया। इस समय उस योद्धा के चेहरे पर कोई मास्क नहीं था और उसके चेहरे पर चिढ़ाने वाली मुस्कान साफ दिखाई दे रही थी। दक्ष, गौरव और सरोजा इन तीनों में से किसी ने भी पहले कभी उस योद्धा को नहीं देखा था या इस योद्धा के बारे में कभी नहीं सुना था। उस योद्धा की बात सुनकर गौरव का पूरा शरीर गुस्से से जलने लगा और फिर उसने आगे बढ़ते हुए कहा, सिर्फ अपने मजे के लिए तुमने ऐसा किया।
गौरव ये जानता था कि आत्मज्ञान की चमक कितनी दुर्लभ होती थी, लेकिन उस योद्धा ने सिर्फ अपने मजे के लिए उस महत्वपूर्ण क्षण में उसे बाधित कर दिया और उसकी सफलता को भी बाधित कर दिया। इसके अलावा उसने उसे घायल भी कर दिया था। इससे गौरव नाराज कैसे नहीं हो सकता था। जब उस योद्धा ने गौरव को अपनी ओर बढ़ते हुए देखा, तब उसने गौरव को नफरत दिखाते हुए तिरस्कारपूर्ण स्वर में कहा, हे, क्या तुम लड़ना चाहते हो? लेकिन यहाँ घाटी में लड़ना इतना मजेदार नहीं है। अगर तुम्हें अपना बदला लेना है तो क्यों ना हम जीवन और मृत्यु के मैदान में चले, वहां लड़ना ज्यादा मजेदार होगा। उस शिष्य की बात सुनकर गौरव ने बिना हिचकिचाहट के अपने क्रोध को नियंत्रित करते हुए कहा, ठीक है। गौरव की बात सुनते ही उस शिष्य ने जीवन और मृत्यु क्षेत्र की ओर जाते हुए कहा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। यह कहने के बाद वो शिष्य तुरंत जीवन और मृत्यु क्षेत्र की ओर चला गया। इधर दक्ष ने गौरव को चेतावनी देते हुए कहा, गौरव, तुम्हारी तुलना में उसकी ताकत को मापना थोड़ा कठिन है और जीवन और मृत्यु क्षेत्र में तुम्हारा जाना बहुत खतरनाक होगा। दक्ष की बात सुनकर गौरव ने कहा, दक्ष तुम चिंता मत करो, मैं उसे बस एक नज़र में देखकर उसकी ताकत का पता लगाने में सक्षम हूँ। वो योद्धा भी मेरे जैसा है, वो भी साधारण ऊर्जा के सिर्फ 8वें स्तर पर ही है। गौरव की ये बात सुनकर दक्ष आश्चर्यचकित रह गया। उसने सोचा, क्या गौरव अन्य लोगों के साधना स्तर को समझने में भी सक्षम था? जब दक्ष ये सोच रहा ही था, तभी गौरव ने कहा, दक्ष, मुझे पता नहीं कि क्या हो रहा है, लेकिन मैं सरोजा के साधना स्तर के साथ साथ तुम्हारे साधना स्तर को भी समझने में सक्षम हूं। ये शायद मेरे अभी हुए एहसास के प्रभावों में से एक है। अगर मुझे बीच में नहीं रोका जाता तो मैं शायद एक सफलता हासिल कर सकता था। यह कहने के बाद गौरव की आंखें गुस्से से लाल हो गई और फिर उसने अपनी मुट्ठियां भींचते हुए जीवन और मृत्यु क्षेत्र की ओर चलना शुरू कर दिया। गौरव को जीवन और मृत्यु क्षेत्र की ओर जाते हुए देखकर दक्ष ने कहा, सरोजा, चलो हम भी चलते हैं। इस पर सरोजा ने बिना किसी हिचकिचाहट के दक्ष पर भरोसा करते हुए गौरव का अनुसरण करना शुरू कर दिया। इस समय सरोजा ने सोचा, यदि गौरव के अनुभव ने वास्तव में उसे अन्य लोगों के साधना स्तर को समझने में सक्षम बनाया है और यदि उसका प्रतिद्वंदी वास्तव में साधारण ऊर्जा के 8वें स्तर का योद्धा है, तो शायद वो दोनों समान रूप से मेल खा सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो वहां कोई बड़ा खतरा नहीं होना चाहिए। CH-27 लाइफ एंड डेथ एरिना। लाइफ एंड डेथ एरिना स्टार्मी गार्ज के बीच में एक घाटी में स्थित था, जिसके किनारे पर लाइफ एंड डेथ एरिना देखने के लिए 10 से 15 सीटें थी। लेकिन चूंकि ये क्षेत्र बहुत बड़ा था, इसलिए लड़ाई देखने के लिए वहां बहुत से लोग आसपास इकट्ठा हो जाते थे और दूर से ही लड़ाई देखते थे। इधर कुछ ही फलों में 2 आकृतियां लाइफ एंड डेथ एरिना में प्रवेश कर गई, जिसने तुरंत क्षेत्र के सभी योद्धाओं का ध्यान आकर्षित किया और देखते ही देखते बहुत से लोग लाइफ एंड डेथ एरिना के पास पहुंचकर उन दोनों आकृतियों को देखने लगे। भले ही घाटी में आने वाले लोगों की संख्या बहुत अधिक थी, फिर भी ऐसे बहुत ही कम लोग थे जो लाइफ एंड डेथ एरिना में जाने का साहस करते थे, क्योंकि लाइफ एंड डेथ एरिना के अंदर कदम रखने का मतलब अपने जीवन को जोखिम में डालना होता है। यदि कोई योद्धा किसी से बहुत ज्यादा नफरत नहीं करता था, तो वो लाइफ एंड डेथ एरिना में जाने का जोखिम भी नहीं उठाता था। इसके अलावा अधिकांश लोग जो लाइफ एंड डेथ एरिना के मैदान में जाते थे, वो मजबूत ताकत वाले योद्धा थे जो वहां लड़ाई देखने के लिए जाते थे, और जो कमजोर योद्धा थे वो दूर से ही लड़ाई देखना पसंद करते थे। इसलिए जब गौरव और उसका प्रतिदिन लाइफ एंड डेथ एरिना के क्षेत्र में प्रवेश कर गए, तब उस क्षेत्र के आसपास देखते ही देखते लोगों की भीड़ लग गई, क्योंकि स्टार्मी गार्ज में कुछ ऐसे लोग भी थे जो खूनी लड़ाई देखने की प्रतीक्षा करते रहते थे, और जब उन्हें किसी लड़ाई के विषय में पता चलता था तो वो इसे सभी शिष्यों तक फैला देते थे। इधर लाइफ एंड डेथ एरिना में पहुंचकर गौरव के प्रतिद्वंदी ने कहा, हम सभी यहां अपनी शिकायतें खत्म करने के लिए लाइफ एंड डेथ एरिना के मैदान में आते हैं, लेकिन मेरा उद्देश्य तुम्हारे साथ किसी भी प्रकार की नाराजगी को दूर करना नहीं है, क्योंकि तुम्हारी किस्मत का फैसला आज किसी और ने पहले ही कर दिया है। यह कहने के बाद उस लड़के के चेहरे पर एक भयानक मुस्कान आ गई और फिर उसने आगे कहा, गौरव, उस आदमी का नाम याद रखो जो तुम्हें आज मारने वाला है। मेरा नाम अंगद है। मैदान के बाहर एक चट्टान के ऊपर खड़े दक्ष ने जब उस लड़के की बात सुनी तो अचानक दक्ष का चेहरा बदल गया, क्योंकि उसे लगा कि कुछ गलत है। दक्ष ने कहा,
आखिर उसे कैसे पता चला कि मुखौटे के पीछे गौरव है? स्टार्मी गार्ज में आने से पहले गौरव ने उन तीनों के लिए मुखौटे तैयार किए थे, ताकि मुठभेड़ की स्थिति में कोई भी बिना पहचान के अपनी दुश्मनी ना निकाल सके। लेकिन यहाँ उस लड़के को पहले से ही पता था कि उस मुखौटे के पीछे गौरव था, जिससे दक्ष को किसी गड़बड़ी का एहसास हुआ। दूसरी तरफ जब गौरव ने उस लड़के के मुंह से अपना नाम सुना तो वो भी चौंक गया और फिर उसने कहा, क्या तुम मुझे जानते हो? यह कहते हुए गौरव का चेहरा थोड़ा चकित था। इधर गौरव की बात सुनकर अंगद के चेहरे पर एक भयानक मुस्कान आ गई और वो हंसने लगा, हा। इसके बाद अंगद ने गौरव के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और उसने अचानक अपनी ऊर्जा सक्रिय कर दी। अगले ही पल अंगद के शरीर से लपटों के साथ एक जलती हुई ऊर्जा निकलने लगी और उसकी पीठ के पीछे अचानक एक मायावी ज्वाला की परछाई प्रकट हो गई। यह देखकर दक्ष और सरोजा की आंखें चौड़ी हो गई। सरोजा ने कहा, एक अग्नि आत्मा। दूसरी तरफ दक्ष उस लड़के की तरफ घूर कर देखने लगा। दक्ष ने कहा, वो वास्तव में साधारण ऊर्जा के 8वें स्तर पर है। इस समय दक्ष को याद आया कि लाइफ एंड डेथ एरिना में आते समय गौरव ने क्या कहा था, दक्ष वो योद्धा भी मेरी तरह साधारण ऊर्जा के 8वें स्तर पर है। उस समय दक्ष को इस बात पर ज्यादा विश्वास नहीं हुआ था, परंतु अब अपने सामने के दृश्य को देखकर उसे गौरव की बात पर भरोसा हो गया। इधर उस अंगद की मार्शल स्पिरिट को देखकर गौरव ने भी तुरंत अपनी मार्शल स्पिरिट को सक्रिय कर दिया। अगले ही पल गौरव की अर्थ स्पिरिट भी फूट पड़ी। इसके बाद गौरव आगे की ओर दौड़ने लगा। भले ही वो बहुत तेज नहीं दौड़ रहा था, लेकिन उसके शरीर से निकलने वाली ऊर्जा और ताकत के कारण उसके हर कदम के साथ फर्श पर हल्की हल्की कंपन हो रही थी। अगले ही पल अंगद ने तेज आवाज में कहा, अग्नि विस्फोट। अंगद के ये कहते ही अंगद ने एक भारी मुक्का गौरव की ओर हवा में मारा, जिससे आग की लपटों से भरी एक शक्तिशाली लहर गौरव की ओर चली गई। जब गौरव ने अपनी ओर आग की लपटों की लहर आते हुए देखी, तब वो अचानक अपनी जगह पर स्थिर खड़ा हो गया और एक ऐसी मुद्रा ले ली जिससे ऐसा आभास हो रहा था जैसे कि वो एक अचल पर्वत में बदल गया हो। इसके बाद आग की वो शक्तिशाली लहर अगले ही पल गौरव के अंचल पर्वत रूपी अवतार से टकरा गई और गायब हो गई। इससे गौरव को एक खरोच भी नहीं आई। इधर गौरव को अचानक रुककर ऐसी मुद्रा लेते हुए देखकर और अपने पहले हमले को ऐसे विफल होते हुए देखकर अंगद के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान आ गई। इसके बाद अंगद ने चिल्लाते हुए कहा, मैं तुम्हारे पहाड़ जैसे इस शरीर को अभी तोड़ दूंगा। इसके बाद अगले ही पल अंगद ने अपनी मुट्ठी गौरव की तरफ बढ़ा दी। गौरव ने भी बिना देर किए अपनी मुट्ठी अंगद की तरफ बढ़ा दी और फिर अगले ही पल दोनों की मुट्ठियां आपस में टकरा गई। जब उन दोनों की मुट्ठियां आपस में टकराई, तब हवा में लहरें उत्पन्न हो गई। दोनों को ही प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा और दोनों ही अपनी जगह से एक एक कदम पीछे हट गए। उनमें से कोई भी एक दूसरे पर हावी नहीं हो सका। यह देखकर अंगद ने अपनी भौहें सिकोड़ ली और अचानक उसकी हंसी बंद हो गई। अंगद ने गौरव के इतने मजबूत होने की उम्मीद नहीं की थी। अगले पल उसके चेहरे पर एक दुर्भावनापूर्ण मुस्कान आ गई और उसने अपनी बाई मुट्ठी गौरव की ओर मार दी, लेकिन गौरव ने इसे आसानी से अपनी हथेली से रोक दिया। यह देखकर अंगद के होठों के कोने अचानक मुड़ गए और फिर उसने अपने दाहिने हाथ से अचानक गौरव की आंखों में सफ़ेद धूल फेंक दी, जिससे गौरव की आंखों में धूल चली गई और वो कुछ समय के लिए अपने सामने ठीक से देखने में असमर्थ हो गया। CH-28 एक जाल। इसके बाद अंगद ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, मरो। यह कहने के बाद अंगद में गौरव के सीने पर एक जोरदार मुक्का मारा। अंगद के इस प्रहार से गौरव के मुंह से आह निकल गई और वो लड़खड़ाता हुआ कुछ कदम पीछे चला गया। यह देखकर सरोजा ने अंगद को कोसते हुए कहा, लानत है, ये कितना बेशर्म आदमी है। यह कहने के तुरंत बाद दक्ष ने दो और प्रकृतियों को लाइफ एंड डेथ एरिना की ओर बढ़ते देखा। अगले ही पल वो दोनों आकृतियां दक्ष और सरोजा के पास आ गई। ये दोनों आदमी थे और उन्होंने अपने चेहरे पर मुखौटा पहन रखा था। दक्ष और सरोजा के पास आकर उनमें से एक आदमी ने ठंडे स्वर में कहा, लाइफ एंड डेथ एरिना में लोग कभी कभी अपना जीवन खो देते हैं, लेकिन तुम चिंता मत करो, जल्द ही तुम्हारी बारी भी आएगी सरोजा। जब सरोजा ने उस आदमी की बात सुनी, तब वो उसकी आवाज से ही उस आदमी को पहचान गई। उसने आश्चर्यचकित होते हुए कहा, अमनप्रीत। यह कहने के बाद अगले ही पल सरोजा की नज़र अमनप्रीत के पीछे खड़े दूसरे शिष्य पर पड़ी।
इस समय उस शिष्य ने अपना मुखौटा उतर दिया और सरोजा की ओर मुस्कुराते हुए देखा। जब सरोजा ने उसका चेहरा देखा तो वो चकित रह गई, जिसे उस दिन दक्ष ने घायल कर दिया था। उसे शिष्य को यहाँ अमनप्रीत के साथ देखकर सरोजा ये समझ गई थी कि अभी जो कुछ भी हुआ था वो सब एक जाल था। दूसरी तरफ दक्ष ने भी उस शिष्य को देख लिया था और वो भी सरोजा की तरह ही सब कुछ समझ गया था। दक्ष ने उदासीन स्वर में कहा, तो ये सब तुम्हारी योजना थी, है ना? इस पर अमनप्रीत ने कहा, हाँ, ये सब मेरी योजना थी। उसने मेरे भाई को मारकर जो अपराध किया है उसके लिए उसे दंड भुगतना ही होगा और उसकी सजा है मौत। यह कहने के बाद अमनप्रीत ने अपनी नजरें घुमा ली और लाइफ एंड डेथ एरिना में अंगद और गौरव के बीच लड़ाई की ओर देखने लगा। उसने अब दक्ष और सरोजा से बात करने में दिलचस्पी खो दी। इधर अमनप्रीत को दूसरी ओर देखता हुआ देखकर दक्ष और सरोजा ने भी लाइफ एंड डेथ एरिना की ओर अपना सिर घूम लिया और गौरव और अंगद के बीच लड़ाई की ओर देखने लगा। लाइफ एंड डेथ एरिना में बूम! इस समय अंगद घूमकर अचानक गौरव के पीछे आ गया और उसकी पीठ पर दोबारा से हमला कर दिया। वो गौरव को आराम करने का बिल्कुल भी मौका नहीं देना चाहता था। उसने गौरव के ऊपर बार बार अपने मुक्के से प्रहार किया। उसने पहले ही धूल फेंककर गौरव को देखने में असमर्थ बना दिया था, जिससे गौरव अंगद को साफ साफ नहीं देख पा रहा था और लगातार प्रहार के कारण वो विचलित हो रहा था। मैदान पर गौरव की हड्डियों के चटकने की आवाज आई और फिर उसके मुंह से रूह को कंपा देने वाली तेज चीख गूंज उठी। हालांकि अंगद की हंसी ने इसे दोबारा दबा दिया। वो गौरव के दर्द के हर पल का आनंद ले रहा था। वो गौरव को दर्द में देखकर हंस रहा था। इस समय लाइफ एंड डेथ एरेना के आसपास और अधिक से अधिक लोग एकत्रित हो रहे थे। उनमें से कुछ शिष्य अपने साथी शिष्यों से बात कर रहे थे। उन सभी की नजरें इस समय लाइफ एंड डेथ एरिना पर टिकी की हुई थी। उनमें से एक शिष्य ने कहा, वो आदमी सचमुच बहुत ही बेशर्म है। उसने शुरू से ही उस धूल का उपयोग करने की योजना बनाई थी। ये बहुत ही घृणित बात है। दूसरी तरफ अमनप्रीत ने लाइफ एंड डेथ एरिना की ओर देखते हुए कहा, लाइफ एंड डेथ एरिना में निष्पक्ष रूप से लड़ने का कोई नियम नहीं है। इस क्षेत्र में जीतने के लिए आप जो भी तरीका अपना सकते हैं, आप उसका सहारा ले सकते हैं। अमनप्रीत से थोड़ी दूरी पर खड़े दक्ष ने अमनप्रीत की बात सुनकर ऐसा व्यवहार किया जैसे कि उसने उसकी टिप्पणी सुनी ही ना हो और फिर वो अगले ही पल मैदान की ओर बढ़ गया। यह देखकर अचानक अमनप्रीत ने दक्ष का रास्ता रोक दिया। इसके बाद अमनप्रीत ने कहा, तुम गौरव को बचाना चाहते हो, लेकिन आज गौरव को कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि उसकी सजा यही है कि उसे सभी के सामने पीट पीट कर मार डालना है। इधर अमनप्रीत की ये बात सुनकर दक्ष ने कहा, लेकिन मैं फिर भी उसे बचाऊंगा। अगर तुम मुझे रोक सकते हो तो रोक लो। यह सुनकर करणप्रीत की त्योरियां चढ़ गई और उसने कहा, तुम्हारी साधना अभी साधारण ऊर्जा के 8वें स्तर पर ही है और तुम मुझे चुनौती देने का साहस करते हो। मैं यहाँ अपने मृत भाई करणप्रीत की मौत का बदला ले रहा हूँ और इससे तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है। अगर तुम अभी इसमें शामिल होते हो तो तुम मेरे व्यक्तिगत दुश्मन बन जाओगे। अमनप्रीत ने सीधे दक्ष को धमकी दे दी। वो दक्ष को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेना चाहता था, इसलिए उसने दक्ष पर ज्यादा ध्यान देने की योजना नहीं बनाई। इधर अमनप्रीत की बात सुनकर दक्ष के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई और उसने कहा, शामिल, तुम नहीं चाहते कि मैं, जिसने तुम्हारे भाई की इतनी बेरहमी से हत्या की है, इसमें शामिल हूं। मैंने तुम्हारे भाई का सिर काट दिया क्योंकि वो उस दया की भीख मांग रहा था जो उसने कभी भी दूसरों को नहीं दिखाई थी। दक्ष की ये बात सुनकर तो अमनप्रीत की आंखें और भी चौड़ी हो गई। इधर दक्ष ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, अब तुम गौरव को मंच से नीचे आने दो और मैं उसकी जगह ले लूंगा। यदि मैं स्वेच्छा से जीवन या मृत्यु क्षेत्र में नहीं जाता तो तुम अपने छोटे भाई की मौत का बदला मुझसे कैसे लोगे? दूसरी तरफ लाइफ एंड डेथ एरिना में जब गौरव ने दक्ष की बात सुनी तब उसका चेहरा क्रोध और विरोध से भर गया, लेकिन उसकी आवाज को अंगद ने दबा दिया था, जिसकी वजह से वो विरोध नहीं कर सकता था। अमनप्रीत बाहरी शिष्य रैंकिंग में 6ठे स्थान पर था। दक्ष में अद्भुत प्रतिभा थी, लेकिन क्या वो बाहरी शिष्यों के शीर्ष रैंकिंग वाले लोगों से लड़ने में सक्षम था? ये संभव नहीं था। यही सोचकर गौरव को बहुत बुरा लग रहा था। CH-29, मैं मरने जा रहा हूँ। हाँ हूँ। इधर जैसे ही अमनप्रीत ने दक्ष की बात सुनी तो वो दक्ष की ओर घूरते हुए देखने लगा।
उसने दक्ष की ओर घूरते हुए देखकर कहा, क्या ये सच है? इस पर दक्ष ने हंसते हुए कहा, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं? दक्ष ने ये बात ऐसे कही थी जैसे कि मानो उसे अमनप्रीत का कोई डर ही ना हो। दक्ष की ये बात सुनकर अमनप्रीत की आंखें धीरे धीरे गुस्से से भर गई और फिर उसने लाइफ एंड डेथ एरिना की ओर देखे बिना ही तुरंत चिल्लाते हुए कहा, अंगद, रुक जाओ। गौरव पर हमला करना बंद करो। जब लाइफ एंड डेथ एरिना में अंगद ने अमनप्रीत की बात सुनी तो उसने तुरंत लड़ना बंद कर दिया और अमनप्रीत की ओर देखने लगा। दूसरी तरफ अमनप्रीत ने दक्ष की आंखों में जानलेवा इरादे के साथ घूरते हुए देखकर कहा, अगर तुम्हें हिम्मत है तो जाओ और गौरव की जगह लो। यह सुनकर दक्ष के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई और फिर वो बिना देर किए तुरंत लाइफ एंड डेथ एरिना में कूद पड़ा। दरअसल दक्ष को ऐसे फालतू शब्द सुनने की जरूरत ही नहीं थी। वो तो पहले से ही मैदान में जाने के लिए तैयार था। दक्ष देख सकता था कि गौरव का चेहरा खून से लथपथ था और उसका शरीर पूरी तरह से घावों से भरा हुआ था। उसकी त्वचा में हड्डियां दिखाई दे रही थी। उसके हाथों में कई उंगलियां उसकी सही स्थिति में नहीं थी और गौरव का पूरा शरीर लहूलुहान हो गया था। उसकी सांसें भी भारी हो गई थी। गौरव के पास पहुंचकर दक्ष ने गौरव की आंखों में लगा खून पोंछा, क्योंकि इस समय वो अपनी बाहों को भी हिला पाने में असमर्थ था। वो मुश्किल से ही सांस ले पा रहा था। ये देखकर दक्ष को अपने पहले के दिन याद आ गए, जब उसके चचेरे भाई ने उसे इसी हाल में छोड़ दिया था और उसे 4 पर्वतीय संप्रदाय से वापस उसके घर भेज दिया गया था। दक्ष ने गौरव से पूछा, गौरव, क्या तुम अकेले मैदान से बाहर जा सकते हो? इस पर गौरव ने अपने पूरे शरीर में होने वाले तेज दर्द को सहते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं अभी मरा नहीं हूं। तुम जाओ और उससे मेरा बदला लो। गौरव की ये बात सुनकर और उसके चेहरे की मुस्कान देखकर दक्ष को अपने सीने में दर्द महसूस हुआ। वो साफ देख पा रहा था कि गौरव की हालत इस समय सचमुच बहुत ही खराब थी और वो यहाँ से अकेले बाहर जाने में भी असमर्थ था। दक्ष ने अपने मन में सोचा, ये आदमी सचमुच बहुत जिद्दी है। इसके बाद दक्ष ने गौरव के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा बदला जरूर लूंगा। इसके बाद दक्ष ने गौरव को खड़े होने में मदद की और वो गौरव को सहारा देते हुए लाइफ एंड डेथ एरिना के किनारे की ओर बढ़ने लगा। इसी समय अमनप्रीत ने तेज आवाज में कहा, अंगद, तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है? यह सुनकर अंगद ने कहा, मैं समझता हूं बड़े भाई, मुझे उन दोनों को मारना होगा। अंगद की आवाज सुनकर अमनप्रीत ने संतुष्टि में अपना सिर हिलाया। इसके बाद अमनप्रीत ने दक्ष को देखते हुए लापरवाही से कहा, लाइफ एंड डेथ एरिना में तुम वो नहीं हो जो अपने दोस्त के जीवन और मृत्यु का निर्णय ले सकते हो। तुम उसकी जगह लेना चाहते हो, है ना? कोई बात नहीं, तुम उसकी जगह ले सकते हो और तुम उससे पहले मर सकते हो। तुम्हारे मरने के बाद वो भी मर जाएगा। यह कहने के बाद अमनप्रीत के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। दूसरी तरफ दक्ष ने अंगद और अमनप्रीत की बातों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और गौरव को लाइफ एंड डेथ एरिना के किनारे की ओर ले जाना जारी रखा। लाइफ एंड डेथ एरिना के किनारे पहुंचकर दक्ष ने गौरव को मैदान के किनारे आराम करने के लिए बैठा दिया और फिर उसने अपने चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान के साथ कहा, क्या सच में ऐसा है? जब दक्ष ने ये कहा, उसी समय अंगद एक शक्तिशाली अग्नि ऊर्जा से घिरा हुआ उनकी ओर ही बढ़ रहा था। इसके बाद अंगद ने अचानक चिल्लाते हुए कहा, आज का गोला, एक साथ मरो। अंगद के ये कहते ही तेज अग्नि की लौ से बनी एक बड़ी सी गेंद अचानक उसके हाथ में दिखाई देने लगी, जिससे तेज जलने वाली गर्मी निकल रही थी, जो उसके आसपास के हवा को भी प्रभावित करते हुए गर्म कर रही थी। यह देखकर दक्ष ने तुरंत अपनी तलवार निकलते हुए कहा, भाड़ में जाओ। दक्ष के तलवार निकलते ही पूरे मैदान में अचानक बिजली की गड़गड़ाहट फैल गई। यह देखकर अंगद की आंखें तेज हत्या के इरादे से भड़क उठी और वो तुरंत दक्ष की ओर बढ़ गया और अपने हाथ में रखे आग के गोले को उसने दक्ष की तरफ उछाल दिया। अगले ही पल उस आग के गोले की विशाल लौ ने बिजली की गड़गड़ाहट को घेर लिया, लेकिन इसके बाद भी दक्ष की तलवार की गति कम नहीं हुई और वो सीधे अंगद की ओर बढ़ गई। अगले ही पल दक्ष की तलवार सीधे अंगद के सीने से जा टकराई, जिससे उसके सीने में एक छेद हो गया। अगले ही पल अंगद के मुंह से एक तेज निकली और फिर उसके सीने में तलवार से हुए घाव से खून की बूंदें गिरने लगी। अंगद पर प्रहार करने के बाद इस समय दक्ष अंगद को एक मजबूत हत्या के इरादे से देख रहा था। अगले ही पल दक्ष ने कुटिलता से मुस्कुराते हुए कहा, मैं मरने जा रहा हूं,
हाँ। यह कहने के तुरंत बाद दक्ष ने दोबारा अपनी तलवार निकाल ली, जिससे चारों ओर तेज बिजली की गड़गड़ाहट फैल गई। यह देखकर अंगद का चेहरा भर से भर गया और उसने भागने और दक्ष के हमले से बचने की कोशिश की। लेकिन दक्ष का ये हमला इतना अचानक था कि अंगद के पास प्रतिक्रिया देने का समय भी नहीं था। वो दक्ष की तलवार के इस हमले की चपेट में आ गया, जिससे उसका शरीर पत्थर के फर्श पर गिरने से पहले हवा में 1 मीटर दूर उड़ गया। इसके बाद जैसे ही अंगद ने दोबारा से अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश की, तब दक्ष ने दोबारा अंगद के ऊपर प्रहार कर दिया, जिससे अंगद दोबारा हवा में उड़ते हुए पत्थर की फर्श से जा टकराया। इसके बाद अगले कुछ समय में जब भी अंगद अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश करता, तो दक्ष उसके ऊपर अपनी तलवार से हमला कर देता, जिससे वो दोबारा हवा में उड़ते हुए पत्थर के फर्श से टकरा जाता। CHTs, तुम बहुत बड़े मूर्ख हो। लाइफ एंड डेथ एरिना के आसपास इकट्ठा हुए सभी लोग दक्ष के कौशल को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। भीड़ में से किसी एक ने कहा, रोअरिंग थंडर। उसकी तलवार से बिजली की गड़गड़ाहट निकल रही है। वो रोअरिंग थंडर कौशल का उपयोग करने और प्रत्येक प्रहर में एक प्रचंड बिजली की गर्जना करने में सक्षम है। वो हमारे संप्रदाय की कौन सी प्रतिभा है जो इस कौशल का इतने उच्च स्तर तक अभ्यास करने में सक्षम है? भीड़ में दक्ष के कौशल को देखकर भीड़ में कानाफूसी शुरू हो गई और उनके बीच हंगामा मच गया। इस समय भीड़ अपने उत्साह को रोक नहीं पा रही थी। वो जोरों से चिल्ला रहे थे और दक्ष का सहयोग कर रहे थे। इस समय भीड़ में से कोई भी दक्ष की असली पहचान नहीं देख पा रहा था, क्योंकि दक्ष ने इस समय एक मुखौटा पहन रखा था। यदि उन लोगों को पता चल जाता कि उस मुखौटे के पीछे कोई और नहीं बल्कि दक्ष है, जिसे 4 पर्वतीय संप्रदाय में सभी लोग कूड़े के कचरे के रूप में जानते हैं, तो वो सभी खुद को आश्चर्यचकित होने से रोक नहीं पाते। दूसरी तरफ लाइफ एंड डेथ एरिना में दक्ष के कौशल को देखकर अमनप्रीत का चेहरा बदल गया। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि उसे अपमानित किया गया हो। इस समय अंगद आश्चर्यजनक रूप से दक्ष से बिल्कुल भी नहीं लड़ पा रहा था। दक्ष को मारने की बात तो बहुत दूर की थी। इस समय अंगद सिर्फ भगाने का प्रयास कर सकता था और जितनी जल्दी हो सके अमनप्रीत के पास पहुंचने का प्रयास कर सकता था, जो कि उसकी रक्षा करने में सक्षम था। इस समय दक्ष के एक और हमले से अंगद हवा में उड़ता हुआ दोबारा पत्थर के फर्श पर गिर गया। वो अपने पेट के बल लेटा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो अपने पैरों पर खड़े होने की शक्ति पूरी तरह से खो चुका हो। लेकिन इसके बाद भी उसने दक्ष से दूर जाना बंद नहीं किया। वो दक्ष की विपरीत दिशा में अपनी पूरी ताकत से रेंगने का प्रयास करने लगा। उसका चेहरा इस समय भय और निराशा से भरा हुआ था। उसने दक्ष से डरते हुए कहा, मैं अब नहीं लड़ूंगा, मैं अब और नहीं लड़ सकता। मैं हार मानता हूं, तुम जीत गए हो, कृपया मुझे जाने दो। जब दक्ष ने अंगद की आवाज सुनी, तब उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि उसने दुनिया का सबसे अच्छा चुटकुला सुना हो। इसलिए उसने हंसते हुए कहा, मैं जीत गया? है, बस इतना ही। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे हार मान लेने से ये बात यहीं खत्म हो जाएगी? अंगद ने गौरव को लगभग मार ही डाला था। अगर अंगद काफी ताकतवर होता तो उसने दक्ष और गौरव दोनों को ही बहुत पहले मार डाला होता। लेकिन अब वो खुद को हारा हुआ घोषित कर रहा था। वो हार स्वीकार करते हुए ये भीख मांग रहा था कि दक्ष उसे जाने दे। इधर जब दक्ष ने ये बात कही, तभी अचानक अंगद ने चिल्लाते हुए कहा, भाड़ में जाओ। उसके ऐसा कहते ही उसने दक्ष के ऊपर भी धूल फेंक दी, जैसा कि उसने पहले गौरव के साथ किया था। ये करने के तुरंत बाद अंगद मैदान के किनारे की ओर बढ़ गया। लेकिन सौभाग्य से दक्ष ने 1 सेकंड के लिए भी अपनी सतर्कता में कमी नहीं आने दी थी। इसलिए जब अंगद ने दक्ष के ऊपर धूल फेंकी तो वो बच गया और दूसरी तरफ चला गया। इधर अंगद ने अमरप्रीत की दिशा में तेजी से आगे बढ़ते हुए कहा, अमनप्रीत, कृपया मेरी रक्षा करो, जल्दी से मेरी जान बचाओ। इस समय दक्ष अंगद के बहुत करीब आ चुका था। लेकिन इससे पहले कि दक्ष अंगद को पकड़ पाता, अंगद लाइफ एंड डेथ एरिना के बाहर चला गया। जब अंगद को इस बात का एहसास हुआ कि अब वो लाइफ एंड डेथ एरिना में नहीं है बल्कि उसके बाहर है, तो उसके चेहरे पर एक राहत भरी मुस्कान आ गई और वो मुस्कुराने लगा, क्योंकि वो लाइफ एंड डेथ एरिना से बाहर आ गया था, जिसका मतलब था कि अब दक्ष यहाँ उसे नहीं मार सकता था। और इससे भी सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि वो अब अमनप्रीत के पास पहुंच चुका था। अब अगर दक्ष ने उसे छूने की हिम्मत की तो अमनप्रीत दक्ष को आसानी से मार सकता था।
अमनप्रीत उस समय हस्तक्षेप करने के लिए मैदान में नहीं आ सकता था, क्योंकि लाइफ एंड डेथ एरिना में दो योद्धाओं के बीच जब तक कि पहला योद्धा चुनौती न दे, कोई तीसरा उस मैदान में प्रवेश नहीं कर सकता था। ये 4 पर्वतीय संप्रदाय का नियम था। यदि उस समय अमनप्रीत ने हस्तक्षेप किया होता तो उसे अपना चेहरा खोना पड़ता और वो 4 पर्वतीय संप्रदाय के नियमों का उल्लंघन करता, जिसे वो बर्दाश्त कर पाने में सक्षम नहीं था। हालांकि अब जबकि वो लाइफ एंड एरिना के बाहर चला गया था, तो उसके पास यहाँ कार्यवाही करने पर कोई रोक टोक नहीं थी। अमनप्रीत अब दक्ष को रोक सकता था। दूसरी तरफ उस लाइफ एंड एरिना से बाहर आकर अंगद ने दक्ष की ओर मजाकिया दृष्टि से देखते हुए कहा, ये बहुत बुरा हुआ कि तुमने मुझे लाइफ एंड डेथ एरिना क्षेत्र में नहीं मारा। यह कहने के बाद अंगद की मुस्कान और भी ज्यादा बड़ी हो गई और वो हंसने लगा। हा 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 है है। दरअसल लाइफ एंड डेथ एरिना एक युद्ध का मैदान था, जहां कोई भी शिष्य दूसरे शिष्य को मरने की स्थिति तक पीट सकता था और संभवतः उसकी जान भी ले सकता था। इस समय अंगद लाइफ एंड डेथ एरिना के बाहर आ चुका था। यदि अंगद अभी भी लाइफ एंड डेथ एरिना में होता तो वहां दक्ष अभी भी उसका पीछा कर सकता था और उसे मार भी सकता था। लेकिन अब जबकि वो वहां से बाहर आ गया था और इसके साथ ही वो अमनप्रीत के पास पहुंच चुका था, इसलिए अब उसे दक्ष के हाथों मरने की कोई चिंता नहीं थी। इधर जब दक्ष ने अंगद की बात सुनी तो वो कुटिलता से मुस्कुराने लगा और फिर उसने एक मजाकिया अंदाज में कहा, क्या सच में ऐसा है? क्या तुम्हें सच में लगता है कि जब तुम लाइफ एंड डेथ एरिना से बाहर निकल जाओगे तो तुम्हारा जीवन मेरे हाथों में नहीं होगा? मैं तुम्हें नहीं मार सकता। अगर तुम ऐसा सोचते हो तो तुम बहुत बड़े मूर्ख हो। CH-31 अंगद की मृत्यु। यह कहने के बाद दक्ष ने तुरंत अपनी हैवी वेव पंच तकनीक का उपयोग करके शक्तिशाली वायु तरंगे बनाई और उससे अमनप्रीत की दिशा में हमला कर दिया। इधर दक्ष को अपनी ओर हैवी वेव पंच तकनीक का उपयोग करके हमला करते हुए देखकर अमनप्रीत के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। उसने तुरंत अपनी हथेली आगे बढ़ाई और दक्ष के द्वारा उत्पन्न की गई सभी वायु तरंगों को अपनी हथेली आसानी से रोक दिया। इसके बाद दक्ष ने तुरंत अपनी रोअरिंग थंडर कौशल का उपयोग करते हुए अमनप्रीत की तरफ अपनी तलवार लहर दी, जिसे देखकर अमनप्रीत ने भी तुरंत दक्ष की ही तरह रोअरिंग थंडर कौशल का उपयोग करते हुए दक्ष की तलवार को रोक दिया। दक्ष के हमले से टकराने के बाद भी अमनप्रीत का हमला रुका नहीं और सीधे दक्ष की ओर बढ़ने लगा। इधर अपना हमला करने के तुरंत बाद दक्ष ने दोबारा हैवी वेव पंच तकनीक का उपयोग किया। दक्ष ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, हैवी वेव पंच तकनीक। यह कहते ही दक्ष ने अपने मुक्के से अमनप्रीत की तरफ हमला किया, जिससे हवा में तेज तरंगे उत्पन्न हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे कि हवा में लहरें बन गई हो। जब हवा की लहरें अमनप्रीत के रोअरिंग थंडर कौशल से उत्पन्न बिजली की गड़गड़ाहट से टकराई, तब अमनप्रीत का हमला अवरुद्ध होने लगा और इससे अमनप्रीत का हमला भी धीरे धीरे कमजोर होने लगा। इस समय ऐसा लग रहा था जैसे कि दक्ष का हमला एक अंतहीन महासागर की तरह अमनप्रीत की तरफ बढ़ रहा हो। यह देखकर अमनप्रीत आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि उसे ये उम्मीद नहीं थी कि दक्ष का कौशल इतना शक्तिशाली होगा। उसने रोअरिंग थंडर कौशल का अभ्यास भी उच्चतम सीमा तक किया था। दक्ष का प्रत्येक हमला अमनप्रीत के हमले के महत्वपूर्ण बिंदु पर था। जब भी वायु लहरें अमनप्रीत से टकराती थी तो वो लहरों के प्रत्येक टकराने के साथ पीछे हट जाता था। जब अमनप्रीत ने दक्ष के सभी हमलों को बेअसर कर दिया, तब उसे एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि उसने देखा कि वो दक्ष के हमले से बहुत पीछे आ गया था, जिससे वो अंगद से बहुत दूर हो गया और दक्ष उसकी जगह अंगद के बगल में आ गया। ये देखकर अमनप्रीत की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और वो आश्चर्यचकित रह गया। इस समय अमनप्रीत ने देखा कि दक्ष की लंबी तलवार अंगद की गर्दन की ओर इशारा कर रही थी। दक्ष ने अपनी तलवार को अंगद की गर्दन पर रख दिया था। इस समय भीड़ में से किसी शिष्य ने कहा, उसने पहले रोडिंग थंडर का उपयोग करके भाई अमनप्रीत को विचलित किया। इसके बाद अपने हैवी वेव पंच तकनीक का उपयोग करके उसने भाई अमनप्रीत के हमले को कमजोर कर दिया। उसने हैवी वेव पंच तकनीक और रोअरिंग थंडर के संयोजन से एक शक्तिशाली हमला बनाया, जिसने भाई अमनप्रीत को भी पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। भले ही भाई अमनप्रीत सिर्फ कुछ ही कदम पीछे हटे, फिर भी ये बहुत आश्चर्यजनक था। इसके लिए उस लड़के को खुद पर गर्व होना चाहिए। इस पर किसी और शिष्य ने कहा, भाई अमनप्रीत बाहरी शिष्य रैंकिंग में 6ठे स्थान पर है। उसकी ताकत बहुत मजबूत है।
यहाँ तक कि उन्होंने अपनी रोअरिंग थंडर कौशल में भी बहुत सुधार किया है। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि कोई लड़का भाई अमनप्रीत के बराबर ही रोअरिंग थंडर कौशल में महारत हासिल कर लेगा और यहाँ तक कि भाई अमनप्रीत को कुछ कदम पीछे हटने के लिए भी मजबूर कर देगा। इसके बाद भीड़ में लगातार चर्चाएं शुरू हो गई। वो सभी दक्ष की ऊर्जा से ये साफ पता लगा सकते थे कि दक्ष अभी सिर्फ साधारण ऊर्जा के 8वें स्तर पर ही था। इधर अमनप्रीत संप्रदाय के सबसे मजबूत शिष्यों में से एक था और यहाँ तक कि साधारण ऊर्जा के 9वें स्तर पर पहुंच चुके कुछ योद्धा भी अमनप्रीत को हरा पाने में असमर्थ थे। भले ही वो एक साथ मिलकर ही अमनप्रीत से क्यों ना लड़े, लेकिन इस समय दक्ष ने, जो कि साधारण ऊर्जा के सिर्फ 8वें स्तर पर ही है, उसने उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया और इस समय अंगद की जान भी उसके हाथ में थी। घटना के इस मोड़ से कौन आश्चर्यचकित नहीं हो सकता था। किसी ने भी इसकी कल्पना नहीं की थी। जब अमनप्रीत ने भीड़ में लोगों के बीच हो रहे लड़ाई पर टिप्पणी को सुना, तब अमनप्रीत का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो संप्रदाय के बाहरी शिष्यों में बहुत प्रसिद्ध था, किंतु इस समय उसे दक्ष के कारण बदनामी झेलनी पड़ रही थी और बहुत अपमानित होना पड़ रहा था। इसके बाद अमनप्रीत ने गुस्से में दक्ष की ओर देखा और फिर उसने चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हमला करने की? मैं तुम्हारे जीवन को बहुत दयनीय बना दूंगा, इतना दयनीय कि तुम हर दिन मरना चाहोगे। इधर जब दक्ष ने अमनप्रीत की बात सुनी, तब उसने अमनप्रीत की बातों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। उसने अपनी तलवार अंगद की गर्दन पर टिका रखी थी। इस समय अंगद ने डर से कांपते हुए विनती की, दक्ष, कृपया मुझे जाने दो। मैं आज के बाद कभी तुम्हें नाराज नहीं करूंगा। कृपया कृपया मुझे मत मारो। कृपया मुझे जाने दो। अंगद की ये बात सुनकर दक्ष के होठों पर मुस्कान आ गई और फिर उसने मजाकिया अंदाज में कहा, तुम्हें जाने दूं? हाँ, सिर्फ तुम्हारे सपनों में। आज तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। यह कहते ही दक्ष ने अपनी तलवार लहराई और फिर हवा में एक तलवार की रोशनी चमकी और फिर अगले ही पल अंगद का गला कट गया, जिससे खून का फवारा निकलने लगा। इसके बाद अगले ही पल अंगद का शरीर बेजान होकर पत्थर की जमीन पर गिर पड़ा। यह दृश्य अविश्वसनीय रूप से चौंकाने वाला था। इस समय अंगद की आंखों में अविश्वास और नाराजगी के भाव दिखाई दे रहे थे। उसके गले से लगातार खून की धारा निकल रही थी, जो कि सीधे पत्थर के फर्श पर गिर रही थी। अगले ही पल हवा में खून की गंध फैलने लगी और चारों ओर फैल गई। इधर ये देखकर कि दक्ष ने उसके मना करने के बाद भी अंगद को मार डाला, अमनप्रीत का चेहरा भी स्तब्ध रह गया और वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से एकटक अंगद के शव को देखने लगा। CH-32, आओ और मुझसे लड़ो। पिछले अध्याय में अगले ही पल दक्ष ने अपने हेवी वेव पंच तकनीक और फिर रोअरिंग थंडर कौशल से हमला किया, जिसे अमनप्रीत ने बड़ी ही आसानी से रोक दिया। इसके बाद जब दक्ष ने दोबारा हेवी वेव पंच तकनीक का उपयोग किया, तब अमनप्रीत पीछे हट गया। जब अमनप्रीत स्थिर खड़ा हुआ, तब तक वो बहुत दूर हट चुका था। इसके बाद दक्ष ने अंगद के गले में अपनी तलवार रख दी। इसके बाद भीड़ में चर्चाएं शुरू हो गई। इसके बाद अगले ही पल दक्ष ने अंगद का गला काट दिया और अंगद की मृत्यु हो गई, जिसे देखकर अमनप्रीत स्तब्ध रह गया। इधर ये देखकर कि दक्ष ने अमनप्रीति की चेतावनी को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और संप्रदाय के नियमों की अनदेखी करके सीधे अंगद को इतने क्रूर तरीके से मार डाला, वहां आसपास इकट्ठा हुए सभी लोग हैरान रह गए। भीड़ में से किसी ने कहा, वो लड़का बहुत साहसी है। इस समय भीड़ में खड़े लोगों के चेहरे पर दक्ष के लिए दया साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि दक्ष ने अमनप्रीत की चेतावनी को नजरअंदाज करके उसे नाराज कर दिया था और अब दक्ष अमनप्रीत का दुश्मन बन चुका था। इधर दक्ष भी ये अच्छे तरीके से जानता था कि चाहे वो अंगद को मारे या ना मारे, अमनप्रीत दक्ष को कभी भी जाने नहीं देगा। इसलिए उसने अमनप्रीत की बेकार धमकियों की परवाह नहीं की और उसकी धमकियों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। इसके बाद अमनप्रीत ने गुस्से में तेज आवाज में कहा, आज तुम मुझे अपमानित करने में कामयाब रहे और अब भले ही मैं तुम्हें मार ना सकूं, लेकिन मैं तुम्हारी जिंदगी को मौत से भी बेहतर बना दूंगा। अमनप्रीत की ये बात सुनकर भीड़ में खड़े लोगों ने सोचा कि दक्ष बहुत बदकिस्मत है कि उसने अमनप्रीत को क्रोधित कर दिया और संप्रदाय के नियमों को तोड़ दिया। भीड़ में सभी के मन में यही बात चल रही थी कि भले ही दक्ष की मृत्यु ना हो, लेकिन उसे इतनी ज्यादा क्रूर यातना दी जाने वाली थी कि वो मौत के लिए भी तरसने वाला था। दक्ष सिर्फ एक बाहरी शिक्षा था, लेकिन अमनप्रीत बाहरी शिष्यों के शीर्ष रैंकिंग में 6वें स्थान का शिष्य था। इस समय किसी ने नहीं सोचा कि दक्ष अमनप्रीत का विरोध करने के लिए पर्याप्त ताकतवर है।
इधर अमनप्रीत की बात सुनकर और भीड़ में हो रही चर्चाओं को सुनकर सरोजा इतनी ज्यादा डर गई कि वो मुश्किल से ही सांस ले पा रही थी। दुर्भाग्य से वो एक कमजोर योद्धा थी और वो दक्ष की मदद नहीं कर सकती थी। अमनप्रीत उसे अपनी तलवार के सिर्फ एक ही वार से मार सकता था। इस समय सभी की नजरें सिर्फ दक्ष पर टिकी हुई थी। दक्ष इस समय एकदम शांत रहा। वो धीरे से अपनी जगह पर घूम गया और फिर वो लाइफ एंड डेथ एरिना की तरफ वापस चला गया। दक्ष को लाइफ एंड डेथ एरिना की ओर वापस जाता हुआ देखकर सभी लोग स्तब्ध रह गए। भीड़ में लोगों के बीच चर्चाएं शुरू हो गई। भीड़ में से किसी ने कहा, वो क्या करने जा रहा है? वो लाइफ एंड डेथ एरिना में वापस क्यों जा रहा है? क्या वो नहीं जानता कि अगर वो दोबारा लाइफ एंड डेथ एरिना में कदम रखता है तो अमनप्रीत उसे बिल्कुल भी जाने नहीं देगा और उसकी मृत्यु निश्चित हो जाएगी। इसी तरह की चर्चाएं पूरी भीड़ में शुरू हो गई। इसके बाद जब दक्ष लाइफ एंड डेथ एरिना के बीच में पहुंचा तब वो मुड़ा और फिर वो अमनप्रीत की ओर देखने लगा। इसके बाद दक्ष ने अपनी ठंडी आवाज में कहा, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? अंगद के बाद अब तुम्हारी बारी है। आओ और मुझसे लड़ो। जैसे ही दक्ष ने ये बात कही तब पूरे क्षेत्र में सन्नाटा छा गया। किसी के भी मुंह से एक भी आवाज नहीं निकल रही थी। वहां सिर्फ हवा के चलने की आवाज सुनी जा सकती थी। दक्ष ने लाइफ एंड डेथ एरिना में शिष्य रैंकिंग के 6वें स्थान पर काबिज शिष्य को चुनौती दी थी, जिससे सभी लोग स्तब्ध रह गए। इस समय दक्ष ने मुखौटा पहना हुआ था, इसलिए उसे कोई भी शिष्य पहचान नहीं सका। लेकिन दक्ष द्वारा दिखाई गई है हेवी वेव पंच तकनीक और रोअरिंग थंडर के उच्च कुशल से वो सभी ये समझने में समर्थ थे कि दक्ष एक दुर्लभ प्रतिभा था और इसने सभी शिष्यों का ध्यान आकर्षित किया। दूसरी तरफ अमनप्रीत संप्रदाय के बाहरी शिष्य रैंकिंग में 6वां सबसे मजबूत शिष्य था और साधारण ऊर्जा के 9वें स्तर पर वो दक्ष से बहुत मजबूत था। अमनप्रीत ने पहले साधारण ऊर्जा के 9वें स्तर पर पहुंच चुके 3 योद्धाओं को एक साथ लड़ाई में हराकर अपना नाम प्रसिद्ध किया था, जबकि दक्ष साधना के संबंध में अमनप्रीत से पूरा एक स्तर नीचे था। लेकिन सभी लोगों ने दक्ष को अमनप्रीत को पीछे हटने के लिए मजबूर करते हुए देखा था। दक्ष ने अंगद की भी हत्या कर दी थी, जो कि अमनप्रीत का सबसे करीबी लोगों में से भी था। इसके साथ ही अमनप्रीत की दक्ष से हार हो गई थी। इसके बाद जब हर कोई ये उम्मीद कर रहा था कि अमनप्रीत अपना गुस्सा दिखाएगा और दक्ष को दयनीय स्थिति तक पिटेगा, तब तक दक्ष पहले ही लाइफ एंड डेथ एरिना में वापस कदम रख चुका था। ये देखकर भीड़ में मौजूद सभी लोग अविश्वास से भर गए। दक्ष ने बिना समय बर्बाद किए सीधे अमनप्रीत को चुनौती दे दी, जिससे भीड़ और भी ज्यादा स्तब्ध रह गई। इस समय भीड़ में से किसी ने कहा, हो सकता है कि उसे पहले से ही पता हो कि उसका भाग्य पहले से ही तय हो चुका है, इसलिए उसने युद्ध में मरना चुना है। तभी तो उसने लाइफ एंड डेथ एरिना में वापस जाकर अमनप्रीत को चुनौती देने का साहस किया। आखिरकार दक्ष साधारण ऊर्जा के सिर्फ 8वें स्तर पर ही था और अमनप्रीत की तुलना में वो कमजोर भी था, इसलिए उस शिष्य ने ऐसा कहा। इस समय अमनप्रीत को बहुत अपमानित महसूस हो रहा था, क्योंकि उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि घटनाओं का ऐसा मोड़ भी कभी आएगा। अमनप्रीत ने 4 पर्वतीय संप्रदाय में शामिल होने के बाद कभी भी इस तरह का अपमान नहीं सहा था। इसके बाद अमनप्रीत ने नफरत और गुस्से भरे स्वर में कहा, अगर तुम मरना ही चाहते हो तो ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। मुझसे बेहतर तुम्हें और कौन मार सकता है? यह कहने के बाद अमनप्रीत की आंखें गुस्से और नफरत से लाल हो गई। अमनप्रीत ने दक्ष को रोअरिंग थंडर कौशल का उपयोग करते हुए देख लिया था और वो ये अच्छे से जानता था कि दक्ष ने उसे चुनौती देने का साहस क्यों किया था। अमनप्रीत को ये अच्छे से पता था कि दक्ष के पास उसे मारने की ताकत अवश्य होनी चाहिए। दक्ष ने न सिर्फ अमनप्रीत के छोटे भाई को मार डाला था, बल्कि सभी शिष्यों के सामने उसे अपमानित भी किया था। अमनप्रीत अपना इतना अपमान कैसे बर्दाश्त कर सकता था? CH 33 अमनप्रीत की मार्शल भावना। पिछले अध्याय में दक्ष को अमनप्रीत की चेतावनी को नजरअंदाज करता देखकर भीड़ में सभी लोग स्तब्ध रह गए। इधर दक्ष ने अमनप्रीत की बेकार धमकियों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। इसके बाद अमनप्रीत ने गुस्से से कहा कि वो दक्ष के जीवन को दयनीय बना देगा। इधर भीड़ की चर्चाएं सुनकर सरोजा पूरी तरह से डर गई। इधर दक्ष का चेहरा उदासीन रहा। वो अगले ही पल शांति से मुड़कर लाइफ एंड डेथ एरिना में चला गया। वहां पहुंचकर दक्ष ने सीधे अमनप्रीत को चुनौती दे दी, जिससे सभी लोग स्तब्ध रह गए।
इधर दक्ष की ये चुनौती सुनकर अमनप्रीत भी स्तब्ध रह गया और उसने कहा कि अगर दक्ष मरना ही चाहता है तो उसे उसकी इच्छा पूरी करने में खुशी होगी। दक्ष ने अमनप्रीत को अपमानित किया था और उसके भाई को भी मार डाला था, जिसे अमनप्रीत कैसे बर्दाश्त कर सकता था। इसके बाद अगले ही पल अमनप्रीत लाइफ एंड डेथ एरिना के अंदर चला गया। जैसे ही अमनप्रीत ने लाइफ एंड डेथ एरिना में कदम रखा, तब उसने तुरंत अपनी तलवार निकाल ली और फिर उसकी तलवार से एक मजबूत ऊर्जा निकालने लगी। इसके बाद अगले ही पल अमनप्रीत के पीछे एक तैरती हुई मायावी तलवार की छाया उभरी, जो कि आकाश की ओर इशारा कर रही थी। ये मायावी तलवार की छाया अमनप्रीत की तलवार मार्शल भावना थी। अमनप्रीत ने बिना समय बर्बाद किए तुरंत अपनी तलवार मार्शल भावना का उपयोग करना शुरू कर दिया। वो दक्ष को ये दिखाना चाहता था कि उसके और दक्ष के बीच ताकत में कितना बड़ा अंतर है। इस समय भीड़ में खड़े सभी लोगों ने अनुमान लगाया कि अमनप्रीत क्या करना चाहता है। उन सभी के मन में यही चल रहा था कि अमनप्रीत सभी को ये दिखाना चाहता है कि उसके सामने एक साधारण योद्धा कितना कमजोर है। इसके बाद अमनप्रीत ने अपनी तलवार को पकड़ते हुए और अहंकार पूर्वक दक्ष की ओर देखते हुए कहा, अपनी तलवार निकालो और मैं तुम्हें मुझ पर पहले 3 हमले करने का अवसर दूंगा। मुझे देखने दो कि तुम्हारी ये 3 तलवारें मेरा क्या कर सकती है और तुम्हारी ताकत कितनी है। यह कहने के बाद अमनप्रीत दक्ष की ओर देखते हुए व्यंग्यात्मक रूप से मुस्कुराने लगा। इधर अमनप्रीत की बात सुनकर दक्ष भी मुस्कुराने लगा। इसके बाद दक्ष ने भी समय बर्बाद नहीं किया और उसने तुरंत अपनी मूनलाइट फेदर एजिलेट तकनीक का इस्तेमाल किया। अगले ही पल वो सभी की नज़रों से ओझल हो गया और फिर वो तुरंत अमनप्रीत के सामने आ गया। अमनप्रीत के सामने आते ही दक्ष ने हवा में अपनी तलवार लहराई, जिससे हवा में तलवार की कई भ्रामक छवि बनने लगी। इसके बाद अगले ही पल दक्ष ने अपनी तलवार से सीधे अमनप्रीत की तरफ हमला किया। जैसे ही दक्ष की तलवार की नोक अमनप्रीत के सामने पहुंची, तब वहां हवा में बनने वाली सभी भ्रामक तलवार छवियां एक तलवार में मिल गई और सीधे अमनप्रीत की ओर बढ़ गई। इसके बाद अगले ही पल वहां एक गगनभेदी बिजली की गड़गड़ाहट पूरे वातावरण में फैल गई। जब दूर खड़े शिष्यों ने दक्ष का ये हमला देखा, तो वो सभी इस दृश्य को देखकर भयभीत हो गए। उनमें से एक शिष्य ने कहा, कितना मजबूत तलवार कौशल है। वो लड़का वास्तव में रोअरिंग थंडर कौशल का उपयोग करने में माहिर है। यह कहने के बाद वो शिष्य भी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से दक्ष की ओर देखने लगा। दक्ष के हमले से निकलने वाली आवाज हवा में बिजली के गर्जने और फिर बिजली के आपस में टकराने से उत्पन्न विस्फोट की आवाज की तरह लग रही थी और ये आवाज दूर से देख रहे शिष्यों को भी भयभीत कर रही थी। इस समय अमनप्रीत, जिसकी अभिव्यक्ति शुरू में बहुत ही लापरवाह थी, अचानक तनावपूर्ण हो गई, क्योंकि अमनप्रीत ने अपने प्रतिद्वंद्वी को बहुत कम आंका था। अगले ही पल बिजली की भयंकर गर्जना से घाटी में उपस्थित हवा कांपने लगी और पूरे क्षेत्र में एक दमनकारी ऊर्जा फैल गई। शौर्य के हमले में भयंकर ऊर्जा का एहसास होते ही अमनप्रीत का चेहरा बदल गया। इसके बाद उसने संकोच नहीं किया और फिर तुरंत अमनप्रीत के सामने एक बहुत ही शक्तिशाली मायावी तलवार की छाया ढाल बनकर हवा में तैरने लगी। जैसे ही अमनप्रीत के सामने मायावी तलवार की परछाई एक ढाल के रूप में प्रकट हो गई, तब अमनप्रीत के चेहरे पर एक राहत भरी मुस्कान आ गई। इसके बाद अगले ही पल दक्ष का हमला सीधे अमनप्रीत के सामने मायावी तलवार की छाया से जा टकराई और दक्ष का हमला तुरंत अवरुद्ध हो गया और इससे दक्ष को कुछ कदम पीछे हटना पड़ा। ये देखकर अमनप्रीत ने दक्ष का मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम्हारी पहली कोशिश, हा 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 हा, क्या यही तुम्हारी ताकत है? यह कहने के बाद अमनप्रीत हंसने लगा। इधर अमनप्रीत की आवाज सुनकर और उसके सामने मायावी तलवार को तैरते हुए देखकर भी दक्ष ने अपनी एकाग्रता नहीं खोई। उसे अपनी शक्ति और क्षमता पर पूर्ण विश्वास था। अपने पहले हमले के असफल हो जाने के बाद भी दक्ष ने हार नहीं मानी और उसने तुरंत अपना दूसरा प्रहार किया। अगले ही पल दक्ष की तलवार से अनगिनत भयानक बिजली की गर्जना उत्पन्न हो गई। ये उसके पहले हमले से कहीं अधिक शक्तिशाली था। दक्ष के इस हमले को देखकर भी अमनप्रीत का चेहरा नहीं बदला और उसके चेहरे पर मुस्कान बनी रही। इस समय भी अमनप्रीत सिर्फ अपनी रक्षा कर रहा था और दक्ष के ऊपर हमला नहीं कर रहा था। वो अपनी सुरक्षा के लिए अपनी मायावी तलवार की मार्शल भावना को ढाल के रूप में उपयोग कर रहा था, ये जानते हुए भी कि अपनी उच्च साधना और ताकत और तलवार की मार्शल भावना के साथ वो दक्ष के किसी भी प्रकार के हमले का मुकाबला करने में सक्षम है। यह देखकर भी दक्ष बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ और उसने अपने हमले को बिल्कुल भी नहीं रोका।
हालांकि अचानक उसने अपनी तलवार को आगे बढ़ा दिया और उसके हैंडल को छोड़ दिया। इसके बाद तलवार हवा में उड़ते हुए सीधे अमनप्रीत की ओर चली गई। दक्ष की इस प्रतिक्रिया को देखकर भीड़ में उपस्थित सभी शिष्य स्तब्ध रह गए। भीड़ में से एक शिष्य ने कहा, वो आखिर क्या कर रहा है? उसने अपनी तलवार क्यों छोड़ दी? यह कहने के बाद वो शिष्य एकटक लाइफ एंड डेथ एरिना की ओर देखने लगा। इधर दक्ष ने अपनी सारी ऊर्जा अपनी तलवार की नोक में इंजेक्ट कर दिया था और उसे अमनप्रीत की ओर हवा में फेंक दिया था। यदि इस बार भी अमनप्रीत ने पहले की तरह ही दक्ष के हमले को सिर्फ रोकने का प्रयास किया, तो उसे दक्ष के इस हमले से प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ सकता था, जिससे उसे नुकसान भी पहुंच सकता था। इधर अमनप्रीत भी दक्ष की इस प्रतिक्रिया के पीछे के उद्देश्य को समझ गया था, जिससे वो भी एक पल का स्तब्ध रहा गया। लेकिन फिर अगले ही पल वो मन ही मन मुस्कुराने लगा। अमनप्रीत ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, क्या उसे सचमुच लगता है कि उसका ये बचकाना चाल काम करेगा? यह कहने के बाद अगले ही पल अमनप्रीत ने अपनी तलवार को एक चाप में ऊपर की ओर उठाते हुए और उसे हवा में लहराते हुए पीछे की ओर बढ़ना शुरू कर दिया और एक कुशल तलवार की चाल के साथ उसने दक्ष के द्वारा फेंके गए तलवार से उत्पन्न होने वाले तलवार के बल का कुशलतापूर्वक मुकाबला किया, जिससे दक्ष द्वारा फेंके गए तलवार की ताकत भी कम होती गई और फिर वो तलवार अगले ही पल जमीन पर गिर पड़ी। CH 34। आखिर कौन है ये शिष्य? पिछले अध्याय में जब अमनप्रीत लाइफ एंड डेथ एरिना में दाखिल हुआ, तो उसने तुरंत अपनी तलवार निकाल ली, जिससे एक मजबूत ऊर्जा निकलने लगी। इसके बाद उसके पीछे एक मायावी तलवार की छाया उभरी आई। इसके बाद अमनप्रीत ने दक्ष को उसकी तलवार निकालने और उसके ऊपर पहले प्रहार करने को कहा, जिस पर दक्ष ने भी कुछ नहीं कहा और सीधे अमनप्रीत पर हमला कर दिया। अमनप्रीत ने दक्ष के पहले हमले को विफल कर दिया, लेकिन इससे दक्ष विचलित नहीं हुआ और उसने अपना दूसरा हमला किया। दक्ष ने अपनी तलवार में अपनी ऊर्जा इंजेक्ट करके उसे अमनप्रीत की तरफ फेंक दिया, लेकिन अमनप्रीत ने भी अपनी तलवार का उपयोग करके दक्ष की तलवार को जमीन पर गिरा दिया। इधर दक्ष द्वारा अपनी तलवार को अमनप्रीत की दिशा में फेंकने के बाद भी उसने आगे बढ़ाना बंद नहीं किया और अविश्वसनीय गति से वो अमनप्रीत की ओर बढ़ता ही चला जा रहा था। अपनी मूनलाइट फेदर एजिलेट तकनीक का उपयोग करने से ऐसा महसूस हो रहा था कि दक्ष के पैर फर्श को बिल्कुल भी नहीं छू रहे थे, क्योंकि वो किसी के देखने से पहले ही अगले ही पल वहां से गायब हो जाता था। इधर दक्ष के दूसरे हमले को भी विफल करने के बाद अमनप्रीत ने अहंकारपूर्वक कहा, हा, दूसरा प्रयास, ये भी सफल रहा। इसके बाद अगले ही पल अमनप्रीत ने दक्ष को अपनी ओर तेज गति से आते हुए देखा, लेकिन इससे उसे किसी भी खतरे का एहसास नहीं हुआ, जिसके कारण उसके चेहरे पर एक मजाकिया मुस्कान आ गई। इस समय अमनप्रीत ने ऐसा व्यवहार किया जैसे कि वो दक्ष के साथ खिलवाड़ कर रहा हो। इसके बाद अगले ही क्षण दक्ष अमनप्रीत के सामने आ गया, हालांकि उसकी तलवार पहले ही पीछे फर्श पर गिर चुकी थी। इधर दक्ष को ठीक अपने सामने आते हुए देखकर अमनप्रीत ने अपने दांत पीसते हुए कहा, तुम सच में मरना चाहते हो? इस समय अमनप्रीत ने देखा कि दक्ष अपनी तलवार को लेने के लिए नहीं रुका, बल्कि अमनप्रीत के ठीक सामने आकर उसने अपनी मुट्ठियों से उसके ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। इस तरह से दक्ष का हमला तलवार के तीसरे हमले के रूप में नहीं गिना जा सकता था और दक्ष के इस अचानक मुक्के के हमले और प्रतिक्रिया से अमनप्रीत को भी एक कदम पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसके कारण अमनप्रीत का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया और उसे बहुत अपमानित महसूस हुआ। अमनप्रीत दक्ष को अपने और इसके बीच की शक्ति के अंतर को दिखाना चाहता था, लेकिन इस समय दक्ष के कारण उसे फिर से हार का सामना करना पड़ा, जिसके कारण उसे बहुत अपमानित महसूस हुआ। लेकिन फिर अगले ही पल दक्ष ने जो कहा, उसे सुनने के बाद अमनप्रीत अंदर से चौंक गए। दक्ष ने कहा, बस ये काफी है, अब मेरा तुम्हारे साथ खेलने का मन नहीं है, अब इसे खत्म करते हैं। इस समय दक्ष की आंखें हत्या के इरादे से चमक उठी और फिर अचानक वहां एक तेज आवाज सुनाई थी। अमनप्रीत की दृष्टि से ओझल होने से पहले वहां पर दक्ष और अमनप्रीत के बीच एक चमकदार और चकाचौंध करने वाली रोशनी हवा में एक फ्लैश के साथ चमकी। अभी जो रोशनी हवा में चमकी उसे देखकर अमनप्रीत पूरी तरह से स्तब्ध और भयभीत रह गया। उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो ये समझ गया था कि दक्ष के कहने का क्या मतलब था। इस लड़ाई में शिकारी अमनप्रीत नहीं था, बल्कि इसके बजाय शिकारी दक्ष था, जो उसके साथ खेल रहा था।
इस समय अमनप्रीत के मन में सिर्फ यही चल रहा था कि यदि उसने अपने घमंड में दक्ष को 3 प्रहार करने का पहला अवसर नहीं दिया होता तो क्या परिणाम अलग नहीं होता। लेकिन अब अमनप्रीत के लिए इस बात का पछतावा करने में बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि वो पहले ही अपनी आखिरी सांसें ले चुका था। इस समय अमनप्रीत की आंखें गुस्से और नफरत से दक्ष को घूर रही थी। वो अपने होठों तक को हिला पाने में असमर्थ था। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसका शरीर जम गया हो। इस समय पूरा क्षेत्र सन्नाटे से भरा हुआ था। किसी की भी एक भी आवाज वहां नहीं आ रही थी। पूरे क्षेत्र में सिर्फ हवा के बहने की ही आवाज सुनी जा सकती थी। इस बेहद शांत माहौल के बीच दक्ष ने सन्नाटे को तोड़ते हुए कहा, तीसरा प्रयास। जैसे ही दक्ष ने ये कहा तो उसकी आवाज पूरे मैदान में गूंज उठी, जिससे लाइफ एंड डेथ एरिना के आसपास इकट्ठा हुए लोग अपने होश में वापस आ गए। इस समय अमनप्रीत अभी भी मैदान के बीच में बिना किसी नुकसान के खड़ा हुआ था। इसके बाद दक्ष मुड़कर अमनप्रीत के पास से गुजरा और उसने अपनी फर्श पर गिरी हुई तलवार उठा ली, जिसे अमनप्रीत ने पहले गिरा दिया था। इस समय सभी लोग एकदम शांत थे और सिर्फ लाइफ एंड डेथ एरिना में अमनप्रीत और दक्ष की ओर ही देख रहे थे। इस समय सिर्फ दक्ष के शब्द ही पूरे लाइफ एंड डेथ एरिना में गूंज रहे थे। इसके बाद अगले ही पल सभी की आश्चर्यचकित निगाहों के तहत अमनप्रीत का शरीर अचानक से जमीन पर गिर पड़ा और फिर अगले ही पल उसकी गर्दन पर एक पतली सी खूनी रेखा दिखाई दी, जिससे कि खून निकल रहा था। यह दृश्य देखकर लाइफ एंड डेथ एरिना के आसपास इकट्ठा हुए सभी लोग स्तब्ध रह गए। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि अभी वो सभी अपनी आंखों के सामने क्या देख रहे हैं। इस समय भीड़ में से किसी की आवाज आई, अमनप्रीत हार गया। उस लड़के ने अमनप्रीत पर किस कौशल से हमला किया। इस समय लाइफ एंड डेथ एरिना के आसपास कई संप्रभात शिष्य भी खड़े हुए थे। उन्होंने दक्ष और अमनप्रीत के बीच चमकने वाली तलवार की रोशनी को देखा था। क्योंकि तलवार बहुत तेज थी, इसलिए वो गायब होने से पहले आकाश में चमकते उल्का की तरह लग रही थी। इसके बाद उन्हीं संप्रभात शिष्यों में से एक ने आश्चर्य के भाव से कहा, तलवार निकालने का कौशल। जैसे ही उस संप्रभात शिष्य ने ये कहा तो उसकी आवाज पूरे लाइफ एंड डेथ एरिना में गूंज उठी, जिससे आसपास खड़े बाकी के सभी शिष्य भी आश्चर्यचकित रह गए और वो सभी दक्ष की ओर देखने लगे। इसके बाद अगले ही पल पूरे लाइफ एंड डेथ एरिना में शोरगुल शुरू हो गया और सभी लोग इस लड़ाई के विषय में चर्चा करने लगे, जिसे उन्होंने अभी अभी देखा था। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि अभी उन्होंने अपने आंखों से क्या देखा था। साधारण ऊर्जा के 8वें स्तर के एक शिष्य ने बाहरी शिष्य रैंकिंग के 6वें स्थान पर काबिज शिष्य को हरा दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी मृत्यु हो गई थी। इससे कौन सा शिष्य आश्चर्यचकित नहीं हो सकता था। इस समय भीड़ में से किसी ने कहा, आखिर कौन है ये शिष्य? CH-35, तुम जाना चाहते हो? पिछले अध्याय में अमनप्रीत की तरफ अपनी तलवार फेंकने के बाद भी दक्ष की गति कम नहीं हुई और वो तेज गति से अमनप्रीत की ओर बढ़ने लगा। इसके बाद दक्ष तुरंत अमनप्रीत के सामने आ गया और उसने अपने मुक्के से अमनप्रीत के ऊपर हमला कर दिया, जिससे अमनप्रीत का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। इसके बाद दक्ष ने कहा कि अब इसे खत्म करते हैं। ये कहने के बाद अगले ही पल वहां पर हवा में एक रोशनी चमकी और फिर अमनप्रीत की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। इसके बाद अमनप्रीत का शरीर एक आवाज के साथ वहां जमीन पर गिर पड़ा, जिसे देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। किसी ने कहा कि ये शिष्य आखिर है कौन? इस समय लाइफ एंड डेथ एरिना के आसपास खड़े सभी शिष्य यही सोच रहे थे कि आखिर कौन सा शिष्य इतना अहंकारी है कि उसने लगातार 2 लोगों की हत्या कर दी। उसने अमनप्रीत को भी हराकर उसकी हत्या कर दी, जो कि साधारण ऊर्जा के 9वें स्तर पर था और संप्रदाय के सर्वश्रेष्ठ शिष्यों में से एक था। दक्ष ने ये दिखा दिया था कि वो एक सच्चा प्रतिभाशाली योद्धा है और इस प्रदर्शन के बाद कोई भी उसके कौशल पर संदेह नहीं कर सकता था। ये खबर कि किसी ने अमनप्रीत को हराकर उसकी हत्या कर दी है, 4 पर्वतीय संप्रदाय के भीतर तेजी से फैलने वाला था। इस समय लाइफ एंड डेथ एरिना के आसपास बहुत से शिष्य दक्ष की आखिरी तलवार के वार के विषय में ही चर्चा कर रहे थे। वो ये जानने का प्रयास कर रहे थे कि आखिर दक्ष ने अंत में कैसे अमनप्रीत की हत्या की। इस समय लाइफ एंड डेथ एरिना में जब सभी शिष्य आपस में चर्चाएं कर रहे थे, तभी लाइफ एंड एरिना से कुछ ही दूरी पर एक पहाड़ी के ऊपर एक बूढ़ा आदमी खड़ा होकर लाइफ एंड डेथ एरिना की ओर देख रहा था। इस समय उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। उसे बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, वो लड़का पहले ही तलवार निकालने के कौशल में महारत हासिल कर चुका है।
उसके पास वास्तव में एक अविश्वसनीय प्रतिभा है। यह बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि वही बूढ़ा आदमी था जिससे दक्ष की मुलाकात जिंग मंडप में हुई थी, जिसने दक्ष को एक लचीली तलवार दी थी ताकि वो तलवार निकालने के कौशल का अभ्यास कर सके। उस बूढ़े व्यक्ति ने ये कभी नहीं सोचा था कि उसने जिस युवक को उपहार के रूप में वो लचीली तलवार दी थी, वो इस समय लाइफ एंड डेथ एरिना में दिखाई देगा और अपनी प्रतिभा का इस तरह से प्रदर्शन करके सबको चौंका देगा। इस समय दक्ष ने अमनप्रीत को उसी लचीली तलवार से मारा था जिसे उस बूढ़े व्यक्ति ने दक्ष को दी थी। जो रोशनी अंतिम क्षण में दक्ष और अमनप्रीत के बीच चमकी थी, वो उस लचीली तलवार से हमले के कारण ही उत्पन्न हुई थी। इससे उस बूढ़े व्यक्ति को भी थोड़ा आश्चर्य हुआ। स्टार्मी गार्ज एक ऐसी जगह थी जहां 4 पर्वतीय संप्रदाय के शिष्य जाकर एक वास्तविक लड़ाई के भीतर अपनी साधना और मार्शल तकनीक का अभ्यास करने का विकल्प चुनते थे। संप्रदाय के शीर्ष शिष्य, जिनमें कई विशिष्ट शिष्य और मुख्य शिष्य शामिल थे, वो भी स्टार्मी गार्ज में अधिकतर जाते थे। स्टॉर्मी गार्ज में शिष्यों की विशाल संख्या को देखकर ये समझ जा सकता था कि 4 पर्वतीय संप्रदाय एक उत्कृष्ट संप्रदाय था जिसकी ताकत बहुत मजबूत थी। इस समय उस बूढ़े व्यक्ति सरोजा और गौरव को छोड़कर भीड़ में सिर्फ एक ही शिष्य था जो ये जानता था कि अमनप्रीत को मारने वाला शिष्य आखिर कौन था। उस शिष्य का नाम हितेंद्र था। ये वही शिष्य था जिसने करणप्रीत की मौत को सरोजा को ब्लैकमेल करने के बहाने के रूप में इस्तेमाल किया था। उस समय जब उसने सरोजा को ब्लैकमेल करने की कोशिश की तो इसका परिणाम ये हुआ कि उसे दक्ष द्वारा पीटा गया। बाद में उसने अमनप्रीत की तलाश की और उसे बताया कि दक्ष और 2 अन्य लोगों ने क्या पहना हुआ था ताकि वो स्टार्मी गार्ज में आकर समूह की पहचान कर सके और सरोजा और गौरव को मार सके। उसने ही अमनप्रीत को बताया था कि गौरव और सरोजा के कारण ही करणप्रीत की मृत्यु हुई थी। जब से दक्ष, सरोजा और गौरव ने स्टार्मी गार्ज में कदम रखा था, तब से हितेंद्र उनके ऊपर अपनी नज़र रखे हुए था। ये सब उसकी योजना का ही हिस्सा था, क्योंकि वो दक्ष और गौरव को मारने के लिए अमनप्रीत का इस्तेमाल करना चाहता था और फिर सरोजा को अपने इनाम के रूप में लेना चाहता था। लेकिन इस समय हितेंद्र की योजना उल्टी पड़ गई और दक्ष और गौरव की जगह दक्ष के हाथों अमनप्रीत की मृत्यु हो गई और साथ ही अंगद की भी मृत्यु दक्ष के ही हाथों हो गई, जिससे हितेंद्र स्तब्ध रहेगा। हितेंद्र ने दक्ष को अमनप्रीत को बुरी तरह से मारते हुए देखा था, जो कि उसकी सोच से बिल्कुल परे था। इस समय वो इतना भयभीत था कि वो चुपचाप वहां से भागना चाहता था। वो ये समझ चुका था कि अब अगला नंबर उसी का होने वाला है। इधर जब दक्ष ने देखा कि हितेंद्र वहां से भागने का प्रयास कर रहा है, तब उसने अपनी ठंडा आवाज में कहा, तुम जाना चाहते हो, लेकिन अब जबकि तुम्हारा बिछाया हुआ जाल असफल हो गया है तो तुम्हें यहां से जाने की जल्दी नहीं करनी चाहिए, ऐ ना। शुरुआत में दक्ष ने ध्यान दिया था कि हितेंद्र उस समय अमरप्रीत के पीछे छुपा हुआ था और उसके कानों में कुछ फुसफुसा रहा था। उस समय दक्ष ने ये अनुमान लगाया था कि अमनप्रीत को यहाँ लाने वाला कोई और नहीं बल्कि हितेंद्र ही था। इस समय जब हितेंद्र ने दक्ष की ठंडी आवाज सुनी तो अचानक उसके पैर अपनी जगह पर जम गए और उसकी रीढ़ में कंपी दौड़ गई। उसने महसूस किया कि इस समय दक्ष की ठंडी निगाहें उसकी पीठ को घूर रही है। इसके बाद हितेंद्र डरते हुए अपनी जगह पर घूमा और दक्ष की ओर देखने लगा। इस समय उसने अपने चेहरे पर जबरदस्ती की मुस्कान लाते हुए दक्ष की ओर देखा, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान भी उसके भय को छुपा नहीं सकी, जिससे उसकी मुस्कुराहट भी बेहद बदसूरत लग रही थी। इसके बाद हितेंद्र ने बहुत ही सम्मानजनक आवाज में कहा, आप गलत समझ रहे होंगे वरिष्ठ भाई, मैं यहाँ सिर्फ देखने आया था। यहाँ जो कुछ भी हुआ उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। इस समय हितेंद्र ऐसा दिखावा कर रहा था जैसे कि वो जानता ही नहीं था कि दक्ष क्या कह रहा है। वो इस समय अनजान बनने का प्रयास कर रहा था। जब दक्ष ने हितेंद्र की बात सुनी तो वो मुस्कुराने लगा और फिर उसने कहा, वाह, तो क्या तुम अब झूठ बोलना चाहते हो? क्या तुम ये कह रहे हो कि तुम्हें पता ही नहीं कि मैं क्या बोल रहा हूँ? क्या तुम अनजान बनने का प्रयास कर रहे हो? यह कहने के बाद दक्ष के चेहरे पर एक मजाकिया मुस्कान आ गई। इस समय उसके चेहरे पर हत्या का इरादा साफ झलक रहा था, जिसे दक्ष ने छुपाने की कोशिश भी नहीं की। CH-36 सिर्फ एक नियम है। पिछले अध्याय में लाइफ एंड डेथ एरिना के आसपास खड़े सभी शिष्य यही चर्चा कर रहे थे कि आखिर ये शिष्य कौन है जिसने आज 2 हत्याएं की है। दक्ष द्वारा लाइफ एंड डेथ एरिना में की गई हत्या की जानकारी जल्द ही संप्रदाय में फैलने वाला था।
इधर उस बूढ़े व्यक्ति आदमी ने कहा कि दक्ष ने तलवार निकालने के कौशल में महारत हासिल कर ली है। इसके बाद वो बूढ़ा आदमी भी आश्चर्यचकित रह गया। इधर हितेंद्र वहां से भागने वाला था। ये देखकर दक्ष ने कहा कि क्या वो यहां से जा सकता। इसके बाद दक्ष के चेहरे पर हत्या का इरादा साफ झलकने लगा, जिसे दक्ष ने छुपाने का प्रयास भी नहीं किया। इस समय दक्ष की बात सुनकर हितेंद्र का शरीर कांप उठा। उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। वो इस समय दक्ष की आंखों में उसकी हत्या के इरादे को साफ देख पा रहा था। इसके बाद हितेंद्र ने अपनी कांपती हुई आवाज में कहा, वरिष्ठ भाई, कृपया ये मत भूलो कि अभी तुम लाइफ एंड डेथ एरिना में नहीं हो, बल्कि उसके बाहर हो। यहाँ पर आप किसी को भी मार नहीं सकते। अगर आपने ऐसा किया तो आपको संप्रदाय के द्वारा दंडित किया जाएगा। यह कहते हुए हितेंद्र का शरीर अभी भी कांप रहा था। इधर दक्ष ने जब हितेंद्र की बात सुनी, तब उसने उदासीनता से कहा, मुझे पता है। यह कहने के बाद दक्ष धीरे धीरे हितेंद्र की ओर बढ़ने लगा। दक्ष को अपनी ओर आता हुआ देखकर हितेंद्र के पैर पूरी तरह से नरम पड़ गए और उसके पैर अपनी जगह पर ही जम गए। वो चाहकर भी अपने पैरों को नहीं दिला पा रहा था। हितेंद्र ने डरते हुए कहा, तुम मेरे पास क्यों आ रहे हो? तुम क्या करना चाहते हो? हितेंद्र की ये बात सुनकर दक्ष के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई और फिर अगले ही पल, बूम! दक्ष ने बिना कुछ कहे बस अपना हाथ आगे बढ़ाया और अगले ही पल हवा में तेज और शक्तिशाली लहरें बनने लगी, जो सीधे जाकर हितेंद्र से जा टकराई। दक्ष ने इस समय अपने हैवी वेव पंच तकनीक का उपयोग करके हितेंद्र के ऊपर हमला किया था। दक्ष के इस हमले से हितेंद्र सीधे हवा में उड़ गया। उसके पास दक्ष के इस हमले का विरोध करने का भी समय नहीं था। इसके साथ ही जब से उसने दक्ष को अमनप्रीत को मारते देखा था, तब से वो अपना आत्मविश्वास खो चुका था। वो चाहकर भी दक्ष के विरुद्ध कोई भी प्रतिक्रिया या हमला नहीं कर सकता था। इधर दक्ष के सिर्फ एक ही हमले से हितेंद्र हवा में उड़ता हुआ सीधे लाइफ एंड डेथ एरिना के अंदर पहुंच गया। वो सीधे जाकर लाइफ एंड डेथ एरिना में पत्थरीली जमीन पर जा टकराया, जिससे उसे बहुत चोटें आई और वो अपने पैरों पर दोबारा खड़ा होने के लिए संघर्ष करने लगा। इसके बाद दक्ष भी दोबारा लाइफ एंड डेथ एरिना में कूद गया और फिर उसने कहा, अब तुम लाइफ एंड डेथ एरिना में हो, इसलिए मेरे लिए तुम्हें मारने में यहाँ कोई भी समस्या नहीं होगी। इधर दक्ष के इस व्यवहार से और उसकी प्रतिक्रिया को देखकर लाइफ एंड डेथ एरिना के आसपास खड़े सभी शिष्य सदमे से आवक रह गए। उन शिष्यों में से एक ने कहा, आखिर उसके पास कितनी हिम्मत है। इधर हितेंद्र को भी इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि दक्ष उसे सीधे लाइफ एंड डेथ एरिना में फेंक देगा। वो इस समय डर से सिर से लेकर पांव तक कांप रहा था। उसने डर से कांपती हुई आवाज में कहा, ये मेरा निर्णय नहीं था। मैंने स्वयं यहाँ कदम रखने का निर्णय नहीं लिया। ऐसा करके तुम संप्रदाय के नियमों का उल्लंघन कर रहे हो। इसके लिए तुम्हें संप्रदाय के द्वारा कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। इस समय जितेंद्र के चेहरे पर भय के कारण पसीना आ रहा था। इधर दक्ष ने हितेंद्र की बात को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। उसे हितेंद्र की बात सुनने में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। इसके बाद अगले ही पल दक्ष हितेंद्र के पास चला गया और फिर अचानक हितेंद्र और दक्ष के बीच हवा में एक तेज रोशनी चमकी। ये वैसी ही रोशनी थी जैसे कि पहले अमनप्रीत और दक्ष के बीच चमकी थी और बाद में अमनप्रीत की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद अगले ही पल एक सिर हवा में उड़ गया। ये सिर किसी और की नहीं बल्कि हितेंद्र का ही था। इस समय उसकी आंखें खुली हुई थी और सदमे से भरी हुई थी। उसे इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि दक्ष उसे इतने निर्णायक तरीके से मार देगा। इसके बाद दक्ष ने उदासीनता से कहा, क्या संप्रदाय में सचमुच ऐसे नियम है? अगर है तो मुझे बस उन नियमों को नजरअंदाज करने की जरूरत है। दरअसल जिस समय दक्ष हितेंद्र के पास गया तब उसने दोबारा अपने तलवार निकालने के कौशल का उपयोग किया और इस कौशल का उपयोग करने के लिए उसने उस लचीली तलवार का उपयोग किया और अगले ही पल दक्ष ने उस लचीली तलवार से हितेंद्र का गला काटकर उसे धड़ से अलग कर दिया। इधर अपनी बात खत्म करने के बाद दक्ष ने अपनी तलवार को वापस रख लिया। दक्ष ने इस समय अपने मन में कहा, अगर संप्रदाय में वास्तव में नियम होते तो क्या हिमांशी अपना धनुष निकालकर बिना चर्चा किया मुझे मारने का प्रयास करती? अगर संप्रदाय में वास्तव में नियम होते तो क्या उच्च स्थिति वाले शिष्य किसी भी दूसरे शिष्य को मारने की धमकी देते हैं? ये नियम स्पष्ट रूप से सभी शिष्यों पर लागू नहीं होता। यदि आप पर्याप्त रूप से मजबूत हैं, यदि आप पर्याप्त कौशल में निपुण हैं और यदि आपके पास संप्रदाय के भीतर उच्च स्थिति है,
तो आपके लिए सिर्फ एक नियम है, और ये एक नियम ये है कि आपके ऊपर कोई नियम लागू नहीं है। यह सोचते हुए दक्ष ने अपनी उदासीन आंखों से हितेंद्र के धड़ से अलग हो चुके सिर की ओर देखा। इस समय दक्ष का चेहरा बिल्कुल उदासीन था। दक्ष को लोगों को मारने में मजा नहीं आता था। यदि दक्ष ने अपने पिछले जीवन में पृथ्वी पर दूसरे लोगों की हत्या की होती तो उसे कानून के द्वारा मौत की सजा दी जाती। हालांकि इस दुनिया में कई लोगों ने उसे मारने का प्रयास किया था और इस दुनिया में कोई भी कानून या पुलिस नहीं थी, और इसके अतिरिक्त दक्ष ने इस दुनिया में किसी का भी बुरा नहीं किया था। इसके बावजूद दूसरे लोगों ने दक्ष को मारने का प्रयास किया। इससे दक्ष को ये समझ में आ गया कि इस दुनिया में सिर्फ मजबूत लोग ही जीवित रह सकते हैं और सिर्फ उन्हीं का ही सम्मान होगा। जो लोग यहाँ कमजोर हैं उन्हें इस क्रूर दुनिया में मजबूत लोगों द्वारा बेरहमी से मार डाला जाएगा। इस जीवन में दक्ष का सिर्फ एक ही मकसद था कि जो कोई भी उसकी जान लेने का प्रयास करेगा वो उसकी अपने परिवार के संबंध, स्थिति या लिंग की परवाह किए बिना उसकी जान ले लेगा और तलवार से सभी को काट देगा। वो इस जीवन में सबसे मजबूत और ताकतवर योद्धा बनना चाहता था जिसे कोई भी धमका ना सके। CH-37 अकेना पर्वत शिखर। पिछले अध्याय में दक्ष की बात सुनकर हितेंद्र का शरीर कांप उठा। उसने कहा कि दक्ष अभी लाइफ एंड डेथ एरिना के बाहर है, जिस पर दक्ष ने कहा कि उसे पता है। जिसके बाद दक्ष ने अपने हेवी वेव पंच तकनीक का उपयोग किया और हितेंद्र को लाइफ एंड डेथ एरिना में पटक दिया। जिसके बाद हितेंद्र ने कहा कि ये उसका निर्णय नहीं था। अगर दक्ष ने उसे मारा तो संप्रदाय उसे कड़ी सजा देगा। जिस पर दक्ष ने अपनी तलवार घुमाई और हितेंद्र का गला काट दिया और उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद दक्ष ने कहा कि यहाँ सिर्फ एक ही नियम है कि मजबूत योद्धाओं के लिए कोई नियम नहीं है। इसके बाद दक्ष ने कहा कि जो कोई भी उसका दुश्मन बनेगा वो उसे मार डालेगा। इसके बाद दक्ष गौरव के पास वापस चला गया, जो कि लाइफ एंड डेथ एरिना के मैदान के किनारे पर बैठा हुआ दक्ष की ओर देखते हुए मुस्कुरा रहा था। जब दक्ष गौरव के पास पहुंचा तब गौरव ने मुस्कुराते हुए कहा, दक्ष, मुझे पूरा विश्वास था कि तुम जरूर जीतोगे और उनसे मेरा बदला लोग। इस पर दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, उन्होंने पहले गलती की जब उन्होंने तुम्हें मारने का प्रयास किया, तभी उनकी मृत्यु निश्चित हो चुकी थी। इसके बाद दक्ष ने गौरव को उठने में मदद की और फिर वो दोनों लाइफ एंड डेथ एरिना के मैदान से निकलकर सरोजा के पास पहुंच गए। इसके बाद दक्ष ने कहा, चलो अब हमें चलना चाहिए। इस पर सरोजा ने हाँ में अपना सिर हिलाया और फिर वो तीनों वहां से निकल गए। वहां उपस्थित किसी भी शिष्य ने दक्ष को रोकने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं की। इसके बजाय दक्ष, सरोजा और गौरव जहां से भी गुजरे वहां से शिष्य तुरंत हट गए। इधर पहाड़ की ऊंचाई पर खड़े उस बूढ़े आदमी ने दक्ष को जाते हुए देखा और फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, ये लड़का वास्तव में अद्भुत है। यह कहने के बाद वो बूढ़ा आदमी भी मुड़कर वहां से चला गया। गौरव का कैमरा। जल्द ही दक्ष और सरोजा गौरव को लेकर उसके कमरे में पहुंच गए। इस समय गौरव बिस्तर पर लेटा हुआ था और सरोजा और दक्ष उसके ठीक किनारे खड़े हुए थे और वो चिंतित होकर गौरव की चोटों की ओर देख रहे थे। कुछ देर तक गौरव की चोटों की जांच करने के बाद दक्ष ने कहा, ये चोटें बहुत गंभीर है। हालांकि इस दुनिया में सभी योद्धाओं के पास अन्य लोगों की तुलना में घाव भरने की प्राकृतिक क्षमता बहुत अधिक होती थी, लेकिन इस समय गौरव की चोटें बहुत ज्यादा गहरी और गंभीर थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी सभी हड्डियां टूट चुकी हैं और अंगों पर लगी अंदरूनी चोटों से उसके शरीर का हर हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। इस समय बिना किसी सहायता के गौरव का ठीक होना असंभव था। इधर दक्ष की बात सुनकर गौरव ने एक आशावादी मुस्कान के साथ कहा, कोई बात नहीं, मेरी चिंता मत करो। वैसे भी मेरा जीवन हमेशा कठिन रहा है, मैं इतनी आसानी से मरने वालों में से नहीं हूं। गौरव की ये बात सुनकर दक्ष ने उसे घूरते हुए कहा, और तुम्हारी साधना के बारे में क्या तुम्हें लगता है कि तुम अब भी अपनी साधना जारी रख सकते हो? दक्ष की ये बात सुनकर गौरव ने दक्ष से अपनी नजरें चुरा ली। वो दक्ष की आंखों में देखने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था। गौरव ये अच्छे से जानता था कि दक्ष सही कह रहा है। भले ही वो इन चोटों से मरने वाला ना हो, लेकिन इससे उसकी साधना क्षतिग्रस्त हो जाएगी और अगर उसे उचित देखभाल नहीं मिला तो वो एक अपंग में बदल जाएगा, जिसमें एक साधारण व्यक्ति से भी कम ताकत होगी। इसके बाद सरोजा ने कहा, दक्ष, चलो हम ब्लैक विंड माउंटेन पर चलते हैं और वहां क्रूर जानवरों को शिकार करते हैं।
ताकि उनसे प्राप्त सामग्री का उपयोग हम अर्थ लेवल हाई पील का आदान प्रदान करने के लिए कर सकें और उससे गौरव को ठीक कर सकें। गौरव संप्रदाय का एक समान शिष्य था और उसकी जगह लेने के लिए बड़ी संख्या में दूसरे शिष्य कतार खड़े हुए थे। संप्रदाय में यदि आप एक कुलीन शिष्य नहीं है तो संप्रदाय आपको सिर्फ एक बुनियादी आवास ही प्रदान करता था, जैसा कि गौरव को दिया गया था। इसके अतिरिक्त यदि कोई शिष्य संप्रदाय की सेवा करता था और यदि उसके पास असाधारण शक्ति होती थी तो संप्रदाय उसे कुलीन शिष्यों में शामिल कर देता था। इसके अलावा जिन शिष्यों की प्रतिभा और क्षमता दुर्लभ होती थी उन्हें संप्रदाय द्वारा एक महत्वपूर्ण और सम्मानित शिष्य बनाया जाता था। इस समय जहां तक गौरव की बात थी तो वो एक सामान्य शिष्य के रूप में संप्रदाय की मदद की बिल्कुल भी आशा नहीं कर सकता था, क्योंकि संप्रदाय एक सामान्य शिष्य को बचाने के लिए किसी भी प्रकार की कीमती सामग्री को बर्बाद नहीं करना चाहेगा, क्योंकि इससे संप्रदाय को कोई भी लाभ नहीं होगा। इसके बजाय अगर गौरव एक कुलीन शिष्य या एक प्रतिष्ठित शिष्य होता तो संप्रदाय उसे बचाने के लिए कीमती सामग्री के वहन पर विचार कर सकता था। इधर सरोजा की बात सुनने के बाद दक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, ये काम नहीं करेगा। गौरव की चोटें बहुत गंभीर है। भले ही पृथ्वी स्तर की उच्च श्रेणी की गोली उसे ठीक कर सकती है, लेकिन उस गोली के दुष्प्रभाव से गौरव के शरीर को गंभीर क्षति पहुंच सकती है। दक्ष की ये बात सुनकर सरोजा ने कहा, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? क्या हमारे पास कोई और उपाय नहीं है? सरोजा की ये बात सुनकर दक्ष अचानक घूम गया और वो दरवाजे की ओर चला गया। दरवाजे की ओर जाते हुए दक्ष ने कहा, मैं अकेना पर्वत शिखर पर जा रहा हूं। मेरा इंतजार करना, मैं वहां से जल्दी वापस आऊंगा। जब सरोजा और गौरव ने दक्ष की ये बात सुनी तो उनका चेहरा अचानक जम गया और पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। वहां एक सुई तक गिरने की आवाज सुनी जा सकती थी। इस समय सरोजा ने अपनी मुट्ठी भींच ली। उसका शरीर अचानक से घबराहट के मारे कांप उठा। इधर गौरव अपने बिस्तर पर लेटा हुआ दक्ष की बात सुनकर मुस्कुरा रहा था। उसका चेहरा ऐसा लग रहा था मानो कि वो खुशी से मुस्कुरा रहा हो। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे अपने हृदय में एक गर्माहट एहसास हुआ। उसका हृदय दक्ष की बात सुनकर द्रवित हो गया था। अकेना पर्वत शिखर। अकेना पर्वत शिखर एक ऐसा पर्वत शिखर था जो 4 पर्वतीय संप्रदाय में लाइफ एंड डेथ एरिना से भी अधिक प्रसिद्ध था, जहां दक्ष जैसा व्यक्ति ही अपनी साधना के साथ वहां जाने का साहस कर सकता था। अकेना पर्वत शिखर 4 पर्वतीय संप्रदाय के सबसे रहस्यमय और पवित्र स्थानों में से एक था। लाइफ एंड डेथ एरिना में बहुत कम लोग जाते थे, लेकिन वहां शिष्यों का आना जाना लगा रहता था। परंतु अकेना पर्वत शिखर पर कभी कभार ही कोई शिष्य जाता था, क्योंकि जो लोग अकेना पर्वत शिखर पर जाने का साहस करते थे वो वास्तव में या तो आत्मज्ञान के लिए या फिर मृत्यु की तलाश में वहां जाते थे। CH 38 क्या वास्तव में वो? पिछले अध्याय में दक्ष गौरव के पास चला गया। तब गौरव ने कहा कि उसे दक्ष पर भरोसा था कि वो जरूर जीतेगा। इसके बाद दक्ष और सरोजा गौरव को लेकर उसके कमरे में चले गए। वहां पर गौरव की चोटों की जांच करने के बाद दक्ष ने कहा कि इसकी चोटें बहुत गंभीर है। इसके बाद सरोजा ने कहा कि उन्हें ब्लैक विंड माउंटेन पर क्रूर जानवरों का शिकार करना चाहिए और उनकी सामग्री का आदान प्रदान उच्च गोली के लिए करना चाहिए, जिस पर दक्ष ने कहा कि ये काम नहीं करेगा और फिर वो मुड़कर उस कमरे से बाहर चला गया। उसने कहा कि वो अकेना पर्वत शिखर पर जा रहा है। अकेना पर्वत शिखर रहस्यमय और पवित्र स्थान था, जहां कोई शिष्य सिर्फ आत्मज्ञान या मृत्यु की तलाश में जाता था। 4 पर्वतीय संप्रदाय में सभी शिष्यों ने अकेना पर्वत शिखर का नाम सुना था, लेकिन कोई भी उसके बारे में ज्यादा नहीं जानता था या फिर उन्होंने उसके बारे कोई कहानी भी नहीं सुनी थी। अकेना पर्वत शिखर में प्रवेश करना भी बहुत खतरनाक था। जो भी शिष्य वहां जाता था वो फिर कभी वहां से वापस नहीं आ पाता था। सभी शिष्यों ने अपने सहपाठियों और संप्रदाय के एल्डर से ये सुन रखा था कि जो कोई भी अकेना पर्वत शिखर में जाकर वहां की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेता है उसे संप्रदाय द्वारा मान्यता प्राप्त उच्च दर्जा दिया जाता है। इसके विपरीत जो भी शिष्य परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाता था उसके लिए कहने की आवश्यकता नहीं है कि उसका परिणाम बहुत विनाशकारी होता था। 4 पर्वतीय संप्रदाय में एक विशेष पर्वत श्रृंखला थी जहां से अकेना पर्वत शिखर तक जाने का रास्ता था, लेकिन सामान्य शिष्य कभी भी वहां जाने का साहस नहीं करते थे। दक्ष जल्द ही विशेष पर्वत श्रृंखला से होता हुआ उस अकेना पर्वत शिखर पर पहुंच गया, जहां से कोई भी बादलों के समुद्र को देख सकता था।
जब दक्ष अकेना पर्वत के शिखर पर पहुंचा, तब वहां पर उसने अपने सामने एक गुफा देखी, जिसका द्वार बहुत बड़ा था। उस प्रवेश द्वार के सामने खड़े होकर दक्ष ने एक तेज आवाज में कहा, मैं 4 पर्वतीय संप्रदाय का शिष्य दक्ष अकेना पर्वत शिखर की परीक्षा को चुनौती देता हूं। जब दक्ष ने ये कहा, तब उसकी आवाज उस गुफा के अंदर बहुत गहराई तक गूंज उठी। फिर थोड़ी देर बाद उस गुफा के अंदर से एक शांत आवाज आई, अंदर आओ। यह आवाज दक्ष की आवाज की तरह नहीं गूंज रही थी, बल्कि शांत थी, जिसमें कोई ताकत नहीं थी। इस पर दक्ष ने कहा, ठीक है। इसके बाद दक्ष उस गुफा के अंदर चला गया। रास्ते में अंधेरा था, वहां कोई रोशनी का स्रोत नहीं था, परंतु फिर भी कोई योद्धा अपनी साधना से मार्ग में चीजों का पता लगा सकता था और उन्हें स्पष्ट रूप से देख सकता था। दक्ष की वर्तमान साधना के साथ उसके लिए ऐसे साधारण अंधेरे में साफ देखना मुश्किल नहीं था। रास्ते में गुफा की दीवारों पर चित्र और प्रतीक बने हुए थे। दक्ष उन चित्रों और प्रतीकों को देखता हुआ जा रहा था। जल्द ही दक्ष को एक जगह पर हल्की सी रोशनी जलती हुई दिखाई दी, जिसे देखकर दक्ष उस रोशनी की ओर चला गया। जब दक्ष उस रोशनी के पास पहुंचा, तब उसने पाया कि ये गुफा के अंदर बना एक साधारण सा कमरा था, जिसके अंदर एक बिस्तर, कुर्सी और मेज थी, जिस पर कुछ पुस्तकें रखी हुई थी। इसके अतिरिक्त वहां रोशनी के लिए मोमबत्ती और दीपक जल रहे थे। इस समय दक्ष ने देखा कि वहां बिस्तर पर एक काला लबादे वाला कपड़ा पहने एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। उसकी आंखें बंद थी। उसके शरीर में कोई भी हरकत या हलचल नहीं हो रही थी। उसके शरीर से सांस लेने का भी संकेत नहीं मिल रहा था। उसे देखकर दक्ष की आंखें थोड़ी अजीब हो गई और वो उस बूढ़े व्यक्ति को बहुत देर तक देखता रहा। कुछ देर बाद अचानक उस बूढ़ा व्यक्ति ने अपनी आंखें खोले बिना कहा, तो तुम अकेना पर्वत शिखर की परीक्षा को चुनौती देना चाहते हो? उस बूढ़े व्यक्ति की आवाज को अचानक सुनकर दक्ष चौंक गया, लेकिन फिर उसने स्वयं को शांत करते हुए कहा, हाँ। इस पर उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, और तुम अकेना पर्वत शिखर की परीक्षा को चुनौती क्यों देना चाहते हो? इस पर दक्ष ने बिना किसी डर के कहा, मेरा दोस्त घायल हो गया है। उसकी हड्डियां टूट चुकी है और उसके आंतरिक अंग भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। अगर उसे समय पर सही उपचार नहीं मिला, तो वो हमेशा के लिए अपंग हो जाएगा। इसलिए अपने दोस्त को अपंग होने से बचाने के लिए मुझे संप्रदाय से एक ऐसी गोली की आवश्यकता है, जो मेरे दोस्त को बिना किसी दुष्प्रभाव के ठीक कर सके। दक्ष की ये बात सुनने के बाद उस काले लबादे वाले बूढ़े व्यक्ति ने अपनी आंखें खोली और दक्ष की ओर देखने लगा। उसकी आंखें बहुत गहरी थी, जिससे दक्ष को ऐसा महसूस हुआ जैसे कि वो बूढ़ा व्यक्ति उसकी आत्मा में झांक सकता है। ये ऐसा था जैसे कि वो दक्ष के आर पार सब कुछ देख सकता हो। एक पल के लिए दक्ष को देखने के बाद उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, एक उत्कृष्ट गोली प्राप्त करना अगर इतना ही आसान होता, तो अब तक सभी शिष्य इसे प्राप्त करने का प्रयास कर चुके होते। एक उत्कृष्ट गोली प्राप्त करने के लिए तुम्हें पहले अकेना पर्वत शिखर की परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी, जो कि बहुत ही ज्यादा कठिन है। अभी तुम साधारण ऊर्जा के सिर्फ 8वें स्तर पर हो। तुम्हारे लिए इस परीक्षा को चुनौती देना बेहद खतरनाक होगा। इसकी 100% संभावना है कि तुम्हारी मृत्यु हो जाए। क्या तुम अब भी अकेना पर्वत शिखर की परीक्षा को चुनौती देना चाहते हो? इस पर दक्ष ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, हाँ, मैं अब भी अकेना पर्वत शिखर की परीक्षा को चुनौती देना चाहता हूं। इस पर उस बूढ़े व्यक्ति ने उदासीनता से कहा, ठीक है, पहले मुझे अपनी मार्शल भावना देखने दो। इस पर दक्ष ने अपना सिर हिलाया और फिर उसने अपनी लिटिल ब्लैक स्पिरिट को बाहर बुला लिया। अगले ही पल दक्ष के पीछे एक छोटे से काले सांप की मार्शल भावना प्रकट हुई, लेकिन फिर अगले ही पल दक्ष की लिटिल ब्लैक स्पिरिट दोबारा से गायब हो गई और दक्ष के अंदर चली गई। ये देखकर उस बूढ़े व्यक्ति की त्योरियां चढ़ गई और उसने कहा, क्या वास्तव में वो? ये कहते हुए वो बूढ़ा व्यक्ति चुप हो गया। दक्ष भी अभी हुए इस परिवर्तन से हैरान रह गया। ये पहली बार था कि उसकी मार्शल स्पिरिट ने ऐसा व्यवहार किया था। इधर उस बूढ़े व्यक्ति ने दक्ष की मार्शल स्पिरिट को उसके गायब होने से पहले देख लिया था। दक्ष की मार्शल स्पिरिट हवा में उड़ता हुआ एक पतले सांप की तरह प्रतीत हो रहा था, लेकिन वो एक खूंखार जानवर की तरह नहीं दिख रहा था, बल्कि वो एक घरेलू पालतू जानवर से भी कमजोर दिख रहा था। हालांकि उस बूढ़े व्यक्ति के पास व्यापक ज्ञान था, लेकिन इस समय उसने सोचा, क्या ऐसी कोई मार्शल स्पिरिट इस दुनिया में अभी भी मौजूद है?